अब सिलेक्शन होंगे ताबड़तोड़, क्योंकि नीट काका जी लाया है फिजिक्स महातोड़। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम निखिल, योर फिजिक्स मेंटर एट नीट काका जी। नमस्ते विद्यार्थियों, मैं हूं निखिल। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके इस चैनल नीट काका जी पर। तो जैसा कि आप लोगों को हेडिंग दिख रहा है कि हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट करने वाले हैं। आप लोगों को ये भी पता है कि मोशन इन 1D हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। उससे पहले यूनिट्स, डायमेंशन, एरर एनालिसिस वगैरह भी कर लिया था हम लोगों ने, बट प्राइमरली मोशन इन 1D जो इंपॉर्टेंट चैप्टर था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। मोशन इन 2D में भी डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, रिवर मैन प्रॉब्लम, रेन मैन प्रॉब्लम्स, ये सब हम लोगों ने जो रिलेटिव एस्पेक्ट्स थे वो कंप्लीट कर लिया हम लोगों ने। आज हमारी एंट्री जो है वो प्रोजेक्टाइल मोशन में हो रही है। आज का जो पूरा लेक्चर है वो फोकस्ड रहेगा ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल पर, और जो हमारा नेक्स्ट एपिसोड है वो फोकस्ड रहेगा हाइट टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल पर। ठीक है, तो चलिए आगे प्रोसीड करते हैं हमारे लेक्चर में। तो लेक्चर है हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन, और इसमें हम ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल के स्टडी करने वाले हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि प्रोजेक्टाइल मोशन जो होता है वो किसका एग्जाम्पल होता है। सो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ मोशन इन 2 डायमेंशंस, समझना। एंड मोशन इन 2 डायमेंशंस इज नथिंग, मोशन इन 2 डायमेंशंस इज जस्ट सुपरपोजिशन ऑफ 2 मोशंस इन 1 डायमेंशन। तो अगर हमारे पास 2 मोशंस हैं 1 डायमेंशन में, और अगर हमने उसको सुपर इंपोज कर दिया तो हमारे पास जो पिक्चर आएगा वो मोशन इन 2 डायमेंशन का पिक्चर होगा। इस बात को समझना आप लोग, ठीक है ना, कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होती है। सबसे पहली बात कि एक प्रिंसिपल होता है हमारे पास, प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ मोशन। ये समझने वाली बात है। प्रिंसिपल ऑफ, मैं लिख देता हूं टर्म यहां पर, प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ मोशन। ओके, so what is principle of physical independence of motion? तो principle of physical independence of motion states that the motion on one particular axis, say x axis if I am telling, is absolutely independent of the motion on another axis. ठीक है ना, दिस इज व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ मोशन। तो प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ मोशन स्टेट्स दैट द मोशन ऑन एनी वन पर्टिकुलर एक्सिस इज एब्सोल्युटली इंडिपेंडेंट ऑफ द मोशन ऑन अदर एक्सिस। दैट इज द acceleration on y axis cannot affect the velocity on x axis. Okay, it can create a new velocity, or that it can change the velocity on y axis. It can change the velocity component on y axis, but it cannot alter the velocity on x axis. इसका सिंपल मतलब यही है कि किसी एक एक्सिस पे, अगर आप इसको फिजिकल टर्म्स में समझना चाहो, पहली बात प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ मोशन ये होता है कि किसी भी एक एक्सिस का जो मोशन होता है वो दूसरे एक्सिस के इंडिपेंडेंट होता है। इसको अगर आप फिजिकली समझना चाहो तो एक्सेलरेशन ऑन एक्स एक्सिस कैन नॉट चेंज वेलोसिटी ऑन वाई एक्सिस, एंड एक्सेलरेशन ऑन वाई एक्सिस कैन नॉट चेंज वेलोसिटी ऑन एक्स एक्सिस। इट्स एज सिंपल एज दिस। तो अगर मैं इसको सिंपल शब्दों में लिखूं जो हमारे काम का है वो ये है कि दैट मीन्स कि acceleration on y axis cannot change the velocity on x axis. Okay, velocity on x axis, and the acceleration on x axis cannot change the velocity on y axis. Okay, so this is as simple as this. और यही पूरा का पूरा हमारे पास फंडामेंटल है प्रोजेक्टाइल मोशन का। प्रोजेक्टाइल मोशन का जो फंडामेंटल पॉइंट है वो यही है कि एक्सेलरेशन ऑन y axis cannot change the velocity on x axis, and the acceleration on x axis cannot change the velocity on y axis. It is as simple as this, and this is what is principle of physical independence of motion. Motion in 2D can be studied as superposition of 2 1D motions. ठीक है ना, तो हम लोग यहां पे फिजिकली इंडिपेंडेंटली स्टडी कर सकते हैं। इस बात को और समझना आप लोग कि मोशन इन 2D, मोशन इन 2 dimensions can be studied as superposition of 2 one-dimensional motion, or 2 motions in 1 dimension.
ठीक है ना। तो दो मोशन इन वन डायमेंशन क्यों, अगर आप सुपर इंपोज कर दो, मतलब वेक्टर एडिशन कर दो अगर उनका, तो आपको क्या मिल जाता है, मोशन इन टू डायमेंशन। सो देयरफॉर प्रोजेक्टाइल मोशन जो हम स्टडी कर रहे हैं, विच इज मोशन इन टू डायमेंशन, कैन बी स्टडीड एज द सुपरपोजिशन ऑफ टू मोशंस इन वन डायमेंशन, दैट इज मोशन ऑन एक्स एक्सिस एंड मोशन ऑन वाई एक्सिस। ओके, सो देयरफॉर टू स्टडी प्रोजेक्टाइल मोशन, इस बात को समझना, ये हमारा फाइनल पॉइंट है इंट्रोडक्शन का, जो कि देना बहुत जरूरी था आप लोगों को, ठीक है ना। तो देयरफॉर टू स्टडी प्रोजेक्टाइल मोशन, टू स्टडी प्रोजेक्टाइल मोशन, वी इंडिपेंडेंटली स्टडी द मोशन on x-axis and the motion on y-axis and then superimpose them तो ये ध्यान देने वाली बात है कि प्रोजेक्टाइल मोशन की स्टडी में क्या करना होगा। यहां पे देखिए आप लोग, टू स्टडी प्रोजेक्टाइल मोशन वी इंडिपेंडेंटली स्टडी द मोशन ऑन एक्स एक्सिस, हमें एक्स एक्सिस के मोशन को इंडिपेंडेंटली स्टडी करना होता है, एंड द मोशन ऑन वाई एक्सिस, एंड देन वी सुपर इंपोज देम, फिर उन दोनों का सुपर इंपोज यानी कि वेक्टर एडिशन कर देना होता है। तो ये जो मैंने यहां पे चीजें लिख रखी हैं, ठीक है ना, दीज आर द बेसिक्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन के ये बेसिक्स हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम अपनी स्टडी को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टडी किसकी कर रहे हैं, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल, हम लोग स्टडी किसकी कर रहे हैं, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल या सरफेस टू सरफेस प्रोजेक्टाइल भी बोलते हैं हम लोग इसको। तो यहां पे हमें करना क्या होता है कि हमें लॉन्च करना होता है, ठीक है ना, किसी भी प्रोजेक्टाइल को हमने यहां से लॉन्च किया, ठीक है ना, ये प्रोजेक्टाइल यहां से ऐसे लॉन्च की गई एट सम एंगल थीटा विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, और फिर ये प्रोजेक्टाइल ऐसे आगे गई और आकर के यहां पे गिर गई, ठीक है ना। अब इस प्रोजेक्टाइल को हम कैसे स्टडी कर सकते हैं, तो दो हमारे पास मोशंस होंगे जिनके सुपर इंपोजिशन के रूप में हम इसको स्टडी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो प्रोजेक्टाइल है हमारे पास, इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है, इसको मैं कुछ नाम दे देता हूं, इनिशियल वेलोसिटी को मान लो मैं नाम दे देता हूं u, ठीक है ना। तो अगर मैं इसको रिजॉल्व करूं दो हिस्सों में, इसको थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूं आप लोगों को। तो अगर मैं इस u को रिजॉल्व करूं दो हिस्सों में, तो सामने की ओर जो हमारे पास कंपोनेंट आ जाएगा, ठीक है ना, इट इज मॉड ऑफ u cos थीटा, मॉड ऑफ u cos थीटा, जो सामने की ओर कंपोनेंट है, ठीक है ना। और जो हमारे पास कंपोनेंट ऊपर की ओर आएगा, पहले तो सामने की ओर वाला मैं लिख देता हूं, तो इट इज मॉड ऑफ u cos थीटा, और जो इधर की ओर कंपोनेंट आएगा, इट इज मॉड ऑफ u sin थीटा, मॉड ऑफ u sin थीटा। इसको हम लोग इन जनरल, मतलब इसको अगर हम वैसे लिखना चाहें नाम वाइज, तो इसको हम बोलते हैं ux, तो ux इज इक्वल टू मॉड ऑफ u cos थीटा एंड uy इज इक्वल टू मॉड ऑफ u sin थीटा। क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, ये u जो है हमारे पास, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर क्वांटिटी के साथ हमारे पास प्रिविलेज होता है कि हम उसको रिजॉल्व कर सकते हैं दो हिस्सों में, ठीक है ना। तो हम लोगों ने दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में इस u को रिजॉल्व किया, सामने की ओर है हमारे पास मॉड ऑफ u cos थीटा और ऊपर की ओर है हमारे पास मॉड ऑफ u sin थीटा। अब हमारे पास दो एक्सिस आ गए हैं स्टडी के लिए, तो हम लोग x एक्सिस और y एक्सिस को इंडिपेंडेंटली स्टडी कर सकते हैं। तो पहले अगर मैं x एक्सिस की चर्चा करूं, तो ux तो मॉड ऑफ u cos थीटा है, लेकिन एक्सेलरेशन ऑन x एक्सिस क्या होगी अगर हम इसकी बात करें। सो व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑन x एक्सिस? So it is equal to 0. Acceleration on x-axis is 0. एयर ड्रैग हम एब्सेंट मानेंगे। अजम्पशंस प्रोजेक्टाइल मोशन की वही अजम्पशंस है जो हमारी मोशन इन 1D में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जब हमने स्टडी की थी, तो जो अजम्पशंस थे। तो ये अजम्पशंस क्या हैं कि रोटेशन ऑफ द अर्थ को इग्नोर करना पड़ेगा, प्रोजेक्टाइल बहुत ज्यादा ऊपर नहीं गई है, एयर ड्रैग को आपको एब्सेंट मानना है, तो वही सारे अजम्पशंस हैं पहले जो हम लोगों ने कर रखा है ऑलरेडी, ठीक है ना। तो वो अगर अजम्पशन ट्रू है, मान लो कि कोई भी एयर ड्रैग नहीं है, तो एक्सेलरेशन ऑन एक्स एक्सिस 0 है एंड एक्सेलरेशन ऑन वाई एक्सिस जो है इट इज -g। -g क्यों?
क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो एक्सेलरेशन ऑन वाई एक्सिस जो है वो माइनस जी। अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहो तो माइनस जी जे कैप लिखोगे, और अगर वेक्टर फॉर्म में यू वाई लिखना चाहो आप लोग तो यू वाई को क्या लिखोगे आप लोग वेक्टर फॉर्म में, तो यू वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा। अगर हमारे इस डायग्राम के हिसाब से, सो यू वाई विल बी मॉड ऑफ यू साइन थीटा प्लस जे कैप। क्यों? क्योंकि इसकी डायरेक्शन क्या है, प्लस जे कैप है। जबकि अगर आप एक्सेलरेशन की बात करो तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू व्हाट, सो इट इज माइनस ऑफ जी जे कैप। वैसे ही अगर आप यूएक्स की बात करो तो यूएक्स इज व्हाट, इट इज मॉड ऑफ यू कॉस थीटा, ठीक है ना। यूएक्स की अगर हम चर्चा करें यहां पे तो इट इज इक्वल टू मॉड ऑफ यू कॉस थीटा प्लस आई कैप। और अगर ax की हम बात करें तो ax इज इक्वल टू 0। तो ये सारी चीजें सबसे पहले हमें पता होनी चाहिए। तो अब क्योंकि एक्सेलरेशन x एक्सिस पे 0 है तो इसीलिए वेलोसिटी x एक्सिस की क्या होगी, कांस्टेंट होगी, ठीक है ना। तो फॉर द प्रोजेक्टाइल, कुछ अगर मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां पे लिखूं, ठीक है ना, कि फॉर द प्रोजेक्टाइल, और इसमें पहला पॉइंट है अलोंग x एक्सिस, अलोंग x एक्सिस। तो अलोंग x एक्सिस अगर आप देखोगे तो ax की जो वैल्यू है वो तो 0 है, ठीक है ना, एंड ux जो है, ux इसकी जो वैल्यू हो गई मॉड ऑफ u cos थीटा आई कैप। और एक बात आपको पता है कि वेलोसिटी चेंज नहीं होती है अगर एक्सेलरेशन 0 होता है तो देयरफॉर यहां पे vx जो हो जाएगी, तो vx विल आल्सो बी इक्वल टू मॉड ऑफ u cos थीटा आई कैप ओनली। इसका रीजन यह है कि वेलोसिटी चेंज नहीं होगी अगर एक्सेलरेशन 0 है। और जो डिस्प्लेसमेंट होता है x, तो अगर x, वैसे तो x का फॉर्मूला आप क्या लिखोगे, तो इट इज ux इंटू टी। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहो तो ux इंटू टी प्लस हाफ इंटू ax इंटू टी स्क्वायर। बट क्योंकि ax 0 है तो ये पूरा का पूरा पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो x पे हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू ux इंटू टी, और ux इंटू टी अगर आप लिखोगे तो ux क्या है, मॉड ऑफ u cos थीटा, ठीक है ना, आई कैप। तो इंटू में t पहले लिख ले रहा हूं और फिर लिख दे रहा हूं आई कैप। सो दिस इज x। तो ध्यान रखना है कि हमारे पास जो प्रोजेक्टाइल, जब हमारे पास हम प्रोजेक्टाइल की स्टडी करते हैं और अगर इसकी x एक्सिस की वैल्यूज की स्टडी कर रहे हैं तो ax की जो वैल्यू है वो 0 है, ux जो है वो मॉड ऑफ u cos थीटा आई कैप है, और जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी वैल्यू क्या है, तो मॉड ऑफ u cos थीटा इंटू टी आई कैप। तो ये हमें ध्यान रखना है। अब अगर मैं यहां पर चर्चा करूं आप लोगों के सामने इसी प्रोजेक्टाइल की, ठीक है ना, ऑन y एक्सिस, ठीक है ना, तो 2 में अगर मैं लिखूं अलोंग y एक्सिस, तो अलोंग y एक्सिस जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है ay, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस जी, है या नहीं। एक्सेलरेशन जो है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस जी। और अगर मैं uy की बात करूं तो uy इज इक्वल टू क्या है, मैं इधर लिख लेता हूं यहां पे, uy की जो वैल्यू है, ठीक है ना, इट इज मॉड ऑफ u साइन थीटा प्लस जे कैप। ये uy हो गई, ठीक है ना। तो vy क्या हो जाएगी, अब ध्यान देने वाली बात है, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी होता है, देखो सारे इक्वेशंस वैसे ही वैलिड है। तो vy इज इक्वल टू uy प्लस ay इंटू टी, ये चीज लिखेंगे हम लोग। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि देयरफॉर vy जो हो जाएगी इट इज इक्वल टू uy, और uy की जगह पे आप लोग क्या लिखोगे यहां पे, ठीक है ना, ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। तो uy, vy मतलब इसको नीचे ही लिख ले रहा हूं यहां पे। तो देयरफॉर ये जो vy हो जाएगी vy, सो इट इज इक्वल टू uy, ठीक है ना, और uy की जगह पे लिखोगे मॉड ऑफ u साइन थीटा जे कैप, एंड प्लस ay जो है वो माइनस जी है, तो माइनस जी इंटू क्या लिखोगे आप लोग, t लिख लोगे, ठीक है ना। और ये या g इंटू टी माइनस जे कैप भी लिख सकते हो आप लोग, g इंटू टी, पर g के साथ क्या जुड़ा हुआ था, माइनस जे कैप जुड़ा हुआ था। ये क्लियर है आप लोग को, ये मैंने t लिख रखा है, इसको प्लस मत समझ लेना आप लोग। तो देयरफॉर vy की जो वैल्यू है वो ऐसे लिख सकते हैं कि मॉड ऑफ u साइन थीटा माइनस जी टी जे कैप। ये माइनस को मैंने यहां शिफ्ट कर दिया, तो ये हमारे पास vy आ गई। तो एक बात ध्यान रखनी है यहां पे आप लोग को कि अलोंग y एक्सिस ay की वैल्यू तो माइनस जी होती है, uy जो होती है उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, तो मॉड ऑफ u साइन थीटा प्लस जे कैप, और जो vy होती है उसकी जो वैल्यू होती है तो इट इज मॉड ऑफ u साइन थीटा माइनस जी टी जे कैप। तो ये ध्यान देने वाली बात है हम लोगों के लिए, ठीक है ना।
अब अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, यहां पे इस बात को समझना कि अगर मैं y एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो y एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट क्या लिखोगे आप लोग? इस चीज को मैं यहां पे लिख देता हूं, डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस। तो y इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे? uy इंटू टी प्लस हाफ इंटू ay इंटू टी स्क्वायर, ये चीज लिखेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो y इज इक्वल टू फिर क्या लिखेंगे? uy इंटू टी प्लस हाफ इंटू ay इंटू टी स्क्वायर, ये पता ही हम लोगों को, y इज इक्वल टू uy इंटू टी प्लस हाफ इंटू ay इंटू टी स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू uy, अब uy क्या है? मॉड ऑफ u साइन थीटा, ठीक है ना, इंटू टी, और क्योंकि uy प्लस जे कैप था तो इस प्लस जे कैप को यहां लिख लेता हूं, प्लस ay प्लस हाफ इंटू ay की जगह पे g लिखेंगे इंटू टी स्क्वायर और माइनस जे कैप, ठीक है। तो होपफुली यहां तक तो आप लोगों को क्लियर है। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं कि ये जो जे कैप है, मतलब उसको कॉमन बाहर ले सकते हैं, तो यानी कि यहां पे y की जो वैल्यू आ जाएगी, इट इज इक्वल टू व्हाट? सो इट इज मॉड ऑफ u साइन थीटा इंटू टी, ठीक है ना, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर जे कैप। तो ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई। तो ये हमारे पास डिफरेंट इक्वेशंस आ गए हैं, ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई है। अब समझना आप लोग, किसी भी प्रोजेक्टाइल की जो वेलोसिटी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आप लोगों के सामने लिख दी हैं, दोनों एक्सिस पे अलग अलग स्टडी करके। इस बात को समझना, दोनों एक्सिस पे अलग अलग स्टडी करके मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों के लिए यहां पर लिखी हैं। ये पेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो किसी भी प्रोजेक्टाइल की जो नेट वेलोसिटी होगी, ठीक है ना, नेट वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल, तो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल, पहले अगर मैं बात करूं एक्सेलरेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, एक्सेलरेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, ये प्रोजेक्टाइल में बोल रहा हूं, तो इट इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑन एक्स एक्सिस प्लस एक्सेलरेशन ऑन वाई एक्सिस। जो ए नेट ऑफ प्रोजेक्टाइल की अगर हम बात करेंगे, ए नेट बोल सकते हो या एपी बोल सकते हो, जो बोलो, तो ए नेट इज इक्वल टू ए एक्स प्लस ए वाई। तो देयरफॉर ए नेट क्या हो जाएगा किसी भी प्रोजेक्टाइल के लिए? तो ए एक्स तो हमारा 0 आई कैप है, ठीक है ना, एंड प्लस इसको क्या लिखोगे आप लोग? जी इंटू माइनस जे कैप, यानी कि देयरफॉर ए नेट जो हो जाएगा, ए नेट इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा माइनस जी जे कैप। सो दिस इज नेट एक्सेलरेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो प्रोजेक्टाइल की जो नेट एक्सेलरेशन होती है वो माइनस जी जे कैप ही होती है, ये ध्यान रखनी है। अब अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं, वी नेट ऑफ प्रोजेक्टाइल, तो वी नेट इज इक्वल टू वी एक्स प्लस वी वाई, ये चीज लिखूंगा। तो देयरफॉर वी नेट क्या होगा? हमने वी एक्स और वी वाई दोनों चीजें कैलकुलेट कर रखी हैं। तो ये देखो वी एक्स जो हमारे पास आया है, ठीक है ना, दिस इज मॉड ऑफ यू कॉस थीटा आई कैप। तो वी नेट की जगह पे मैं लिखूंगा वी एक्स की जगह पे मॉड ऑफ यू कॉस थीटा आई कैप, ठीक है ना, एंड प्लस वी वाई की जगह पे मैं क्या लिखूंगा? ठीक है ना, तो इसकी जो वी वाई है वो हम लोगों ने यहां पे कैलकुलेट की है, तो मॉड ऑफ यू साइन थीटा माइनस जी टी जे कैप। तो आप लिखोगे मॉड ऑफ यू साइन थीटा माइनस जी टी एंड जे कैप। तो ये चीज लिखोगे आप लोग, ठीक है ना। तो ये ध्यान देने वाली बात है हमारे लिए। तो ये हमारे पास क्या आ गया? वीनेट आ गया। इस बात को समझना कि प्रोजेक्टाइल के अंदर ये इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज, ठीक है ना, क्या क्या होती हैं ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में। तो ये ए नेट होता है, ये वी नेट होता है, प्रोजेक्टाइल की नेट वेलोसिटी। और अगर मैं प्रोजेक्टाइल के डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, आर बोल सकते हो पोजीशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, जिसको आप डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हो, तो आर, उसको एस भी बोल सकते हो आप लोग। तो इट इज इक्वल टू व्हाट? एक्स प्लस वाई, ठीक है ना, एक्स प्लस वाई, ये चीज लिखेंगे हम लोग, ठीक है ना। इसी कलर से लिख लेता हूं वापस। आप उसको पोजीशन बोल सकते हो या तो डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हो। किसके बराबर होगा? तो x प्लस वाई। जेड की तो यहां पे चर्चा हो नहीं रही है, z क्योंकि 2D की बात हो रही है, z होता तो z को भी लिख देते हैं। तो x प्लस वाई की जगह पे यानी कि r हो या s हो, इसको क्या लिखोगे आप लोग? डिस्प्लेसमेंट। तो x, अब x है मॉड ऑफ u cos थीटा इंटू टी आई कैप, तो हम लिखेंगे मॉड ऑफ u cos थीटा इंटू टी आई कैप, ठीक है ना। तो ये तो हमारे पास x हो गया। और y की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे यहां पे? तो y की जगह पे आप लोग लिखोगे मॉड ऑफ u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर जे कैप। तो आप लिखोगे मॉड ऑफ u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है ना, एंड जे कैप। तो ये हमारे पास क्या आ गई है? दिस इज आवर डिस्प्लेसमेंट। सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो ये तीनों के तीनों इक्वेशंस बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है,
this gives the net acceleration of projectile, this gives net velocity of projectile and this gives the net displacement of projectile. ठीक है ना? तो ये तीनों इक्वेशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें हमें याद रखना है. ए नेट का मतलब हो जाता है हमारे पास क्या, दिस इज नेट एक्सेलरेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल. वी नेट जो हो जाती है, दिस इज व्हाट, दिस इज नेट वेलोसिटी. देखो कुछ नहीं किया है हमने, एक्स एक्सिस की वेलोसिटी अलग स्टडी कर ली है, वाई एक्सिस की वेलोसिटी अलग स्टडी कर ली है और दोनों को वेक्टर फॉर्म में साथ साथ लिख दिया है. यही होता है. और ये वेलोसिटी आ गई 2D में प्रोजेक्टाइल की. डिस्प्लेसमेंट के लिए भी हमने कुछ नहीं किया. देखो एक्स एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट अलग स्टडी कर लिया, वाई एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट अलग स्टडी कर लिया और दोनों को एक साथ जोड़ के लिख दिया है. तो दिस इज डिस्प्लेसमेंट, नेट डिस्प्लेसमेंट. एक्सेलरेशन में भी दोनों को अलग अलग लिखा था, ये एक्सेलरेशन ऑन एक्स एक्सिस और ये एक्सेलरेशन ऑन वाई एक्सिस, और दोनों को फिर हम लोगों ने यहां पे साथ साथ लिख दिया है. तो यही चीज मैं आपको बता रहा हूं, प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर हमें कुछ खास नहीं करना होता है, एक्स और वाई एक्सिस को अलग अलग स्टडी करके और लिख देना होता है. तो फाइनल चीज जो हम लोगों ने स्पेस से पढ़ी है वो यही है, ये वाली चीज, ये वाली चीज और ये वाली चीज. अब इसको मैं नेक्स्ट पेज पे वापस लिख करके और कुछ और सिग्निफिकेंस इसके आपको समझा दूं और फिर हम लोग प्रोजेक्टाइल के जनरल फॉर्मूले में मूव करेंगे. ठीक है, तो यहां पे देखो सबसे पहली बात कि एक्सेलरेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होगा. ठीक है ना, एक्सेलरेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल जो आया है हमारे पास, इट इज माइनस जीजे कैप. अभी देखा था आपने, जो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल थी, इट इज मॉड ऑफ यू कॉस थीटा आई कैप प्लस मॉड ऑफ यू साइन थीटा माइनस जी टी जे कैप. ठीक है ना, ये वाली चीज आई थी हमारे पास. और उसके बाद जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आया था, इट वॉज व्हाट, तो डिस्प्लेसमेंट वॉज मॉड ऑफ यू कॉस थीटा इंटू टी आई कैप प्लस मॉड ऑफ यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर. ओके, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर जे कैप. तो ये तीनों चीजें हमारे पास आई थी. दिस इज डिस्प्लेसमेंट, दिस इज वेलोसिटी एंड दिस इज एक्सेलरेशन. अब हमें किसी भी पॉइंट मतलब प्रोजेक्टाइल को हम एनालाइज करके देखते हैं कि डायग्राम में ये चीजें कैसी दिखेंगी, इस बात को समझना. अच्छा, डायग्राम में मैं इन चीजों को दिखाऊं आप लोगों को, उससे पहले मैं इसका मैग्नीट्यूड बता देता हूं. तो क्योंकि ये वेलोसिटी लिखी हुई है तो देयरफॉर, अच्छा पहली बात, क्योंकि ये एक्सेलरेशन लिखा हुआ, तो एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड होगा वो तो सिंपली क्या लिखोगे, अंडर रूट ऑफ माइनस जी का होल स्क्वायर, तो यानी कि जी हो जाएगी सिंपली. तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज सिंपली जी. यहां से अगर मैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी लिखना चाहूं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, तो आपको पता है ना कि अगर आई और जे कंपोनेंट दिए होते हैं तो मैग्नीट्यूड के लिए दोनों को स्क्वायर करके और जोड़ करके अंडर रूट लेना होता है. यानी मैग्नीट्यूड जो हो जाएगी, इट इज मॉड ऑफ यू कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ यू साइन थीटा माइनस जी टी का स्क्वायर. ठीक है ना. और वैसे ही अगर हम लोग यहां पर डिस्प्लेसमेंट की चर्चा करें, तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट लिखना चाहूं यहां पे, सो दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, और फिर क्या लिखोगे, मॉड ऑफ यू कॉस थीटा इंटू टी, और इसका हमें स्क्वायर करना पड़ेगा, प्लस, और फिर से क्या लिखोगे आप लोग, मॉड ऑफ यू साइन थीटा, यहां पे लिखोगे मॉड ऑफ यू साइन थीटा. ओके, और उसके बाद फिर इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करना पड़ेगा. ठीक है ना. तो ये बात समझने वाली है. दिस इज वेलोसिटी. ठीक है, दिस इज डिस्प्लेसमेंट एट एनी इंस्टेंस. तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एट एनी इंस्टेंस, ये वाली चीज लिखी हुई है. दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंस. ठीक है ना. and this is acceleration at any instance, that is magnitude of acceleration. ये जो चीज हमारे पास लिखी हुई है, ये वाली चीज, this is what, this is magnitude of acceleration at any given time, magnitude of acceleration at any instance, या बोल सकते हो at any given time. ये वाली जो चीज हमारे पास लिखी हुई है, this is what, this is magnitude of velocity at any given time. ओके, इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एट एनी गिवन टाइम. और ये वाली जो चीज हमारे पास लिखी हुई है, दिस इज व्हाट, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एट एनी
गिवन टाइम। तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट है एट एनी गिवन टाइम। ठीक है, तो होपफुली ये सारे फॉर्मूले आप लोग को समझ में आ चुके हैं। ठीक है ना। अब देखो, मान लो कि यहां पे हमारे पास कोई प्रोजेक्टाइल है। ठीक है ना, इस बात को समझना आप लोग कि यहां पे मान लीजिए कि हमारे पास कुछ प्रोजेक्टाइल है। दिस इज द प्रोजेक्टाइल दैट वी आर हैविंग, और ये प्रोजेक्टाइल यूं लॉन्च की गई और आकर के यहां पे गिर गई। ठीक है ना। सो दिस प्रोजेक्टाइल वाज लॉन्च्ड, इसको लॉन्च किया गया और आकर के यहां पे गिर गई। ठीक है ना। हम मानते हैं इसकी इनिशियल वेलोसिटी u थी, ऐसा मान लेते हैं। यहां पे कोई पॉइंट P है हमारे पास, देयर इज अ पॉइंट P। हमें यह पता करना है कि ये जो पॉइंट P है, यहां पर वेलोसिटी जो है वो कितना एंगल बनाएगी। ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल के साथ, या ऐसे आपसे एंगल पूछ सकता है। तो मान लीजिए कि यहां पे कोई पॉइंट P हम यहां भी ले सकते हैं, मान लो। तो ये मान लो कि हमारे पास कोई पॉइंट P1 है, यहां पे हमारे पास पॉइंट P2 है। ठीक है ना। तो यहां पे आप देख सकते हो एक बात कि अगर मैं यहां पे वेलोसिटी बनाऊं, देखो वेलोसिटी जो होती है वो हमेशा पाथ के टेंजेंशियल होती है। कहीं पर वेलोसिटी बनाओगे तो हमेशा आपको पाथ के टेंजेंशियल बनाना पड़ेगा उसको। ठीक है ना। और ये हमारे पास पॉइंट P है। ठीक है ना। तो यहां पे पॉइंट P से सबसे पहले यहां पे हमारे पास रेडियस वेक्टर r1 है। ठीक है ना, या डिस्प्लेसमेंट s1 बोल सकते हो। और यहां पे P2 तक हमारे पास डिस्प्लेसमेंट जो है वो s2 है। पहले मैं इस डायग्राम को थोड़ा बड़ा करके आप लोगों को समझा देता हूं, फिर हम लोग इसको क्लब कर लेंगे। ठीक है ना। तो यहां पे ये हमारे पास वेलोसिटी है। ठीक है ना, दोनों पोजीशंस पे। मान लीजिए यहां मैं वेलोसिटी v1 लिख रहा हूं। ठीक है ना, यहां पे मान लो वेलोसिटी मैं v1 लिख रहा हूं और यहां वेलोसिटी v2 लिख रहा हूं। तो इस वेलोसिटी को हम दो हिस्सों में रिजॉल्व कर सकते हैं। वी कैन रिजॉल्व दिस वेलोसिटी इनटू टू कंपोनेंट्स। तो अगर दो कंपोनेंट्स में मैं इस वेलोसिटी को रिजॉल्व करता हूं यहां पर, अब यहां पे मान लीजिए कोई एंगल हमारे पास आया है, से दैट दिस एंगल इज अल्फा। ये एंगल अल्फा है, मान लीजिए जो एंगल आया है। ठीक है ना। तो इधर की ओर हमारे पास जो वेलोसिटी की कंपोनेंट आएगी, इट इज मॉड ऑफ v cos अल्फा। इस बात को समझना, क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ v1 cos अल्फा। और इधर की ओर जो कंपोनेंट आएगा, ठीक है ना, इट इज मॉड ऑफ v1 sin अल्फा। ठीक है ना, मॉड ऑफ v1 sin अल्फा। या तो आप इसको ऐसे ही बोल सकते हो, मॉड ऑफ v1 sin अल्फा, जो मैं यहां पे लिखने वाला हूं, मॉड ऑफ v1 sin अल्फा, जिसको आप बोल सकते हो कि v1y, और इसको आप क्या बोल सकते हो, मॉड ऑफ v1 cos अल्फा को, दिस कैन बी टर्म्ड एज v1x। इसको मैं बोलूंगा v1x। ठीक है ना। तो हमें पता लगाना है कि ये जो अल्फा, पहली बात की v1 कितनी है। अगर टाइम यहां पे t1 हो रहा है, इफ द टाइम इज t1, यहां की जो टाइम है वो टाइम t1 है। ठीक है ना। मैं डायग्राम और बड़ा करता हूं ताकि और बेटर दिखे आपको। तो इस बात को ध्यान से समझना कि अगर यहां पे टाइम हमें t1 दिया हुआ है, ठीक है ना, और यहां की जो टाइम दी हुई है वो t2 है, पोजीशन p2 है और टाइम t2 है। तो अब आप समझना कि ये जो v1x होगी उसकी वैल्यू कितनी होगी, व्हाट इज v1x। ठीक है ना। अगर मैं यहां पे लिखूं तो v1x जो है हमारे पास, इट इज इक्वल टू, अब u के टर्म्स में, u जो एंगल है, से दैट एंगल इज थीटा। u जो एंगल है वो कौन सा एंगल है, वो थीटा एंगल है। मतलब जो प्रोजेक्ट हुई थी वो थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट हुई थी। तो v1x जो आएगा आपके सामने, ये ध्यान देने वाली बात है कि v1x इज इक्वल टू, मैं क्या लिखूंगा, तो इट इज मॉड ऑफ u1, मतलब u हमारे पास है, u वेक्टर है हमारे पास। ठीक है ना। तो u को हम अगर आप रिजॉल्व करोगे तो u cos थीटा, u sin थीटा, और वैसे भी मैंने जनरल फॉर्मूला लिखवा ही दिया है आप लोग को। तो v1x विल बी इक्वल टू व्हाट, इट इज मॉड ऑफ u cos थीटा इंटू t। ठीक है ना। ये हमारे पास आएगी, आई कैप लिखना चाहो तो आई कैप लिख लो, बट दिस इज v1x। ठीक है ना। और अगर हम लोग यहां पे v1y की बात करें तो v1y इज इक्वल टू व्हाट, तो इट इज मॉड ऑफ u sin थीटा माइनस gt, या मॉड ऑफ u sin थीटा इंटू, यहां पे अच्छा v1x लिख रहा हूं मैं सिंपली, इट्स नॉट x, v1x। तो इट इज मॉड ऑफ u cos थीटा आई कैप, और v1y जो हो जाएगा, इट इज मॉड ऑफ u sin थीटा माइनस gt जे कैप। ये v1y आ जाएगी। ठीक है। यहां टाइम क्योंकि t1 हो रहा है, तो यहां पे मैं टाइम क्या लिखूंगा, t1 लिखूंगा। ये ध्यान देने वाली बात है। अब अगर हमसे ये एंगल अल्फा पूछ लेता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एंगल अल्फा, तो नाउ tan अल्फा देखो क्या है, tan अल्फा इज इक्वल टू v1y डिवाइडेड बाई v1x। ये जो साइज है, ये किसकी साइज है, v1y की साइज है, और ये v1x की साइज है। तो यहां से दिखेगा कि tan अल्फा इज इक्वल टू व्हाट, इट इज v1y डिवाइडेड बाई
v1x, ये tan अल्फा हो जाएगा। और v1y आपके सामने क्या है, तो मॉड ऑफ u sin थीटा माइनस gt j कैप एंड डिवाइडेड बाई v1x जो है उसकी वैल्यू क्या है, तो इट इज मॉड ऑफ u cos थीटा। j कैप नहीं भी लिखोगे तो यहां तो केवल मैग्नीट्यूड डालना है हम लोगों को, तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ u cos थीटा। तो अल्फा की फिर वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ, तो अल्फा इज इक्वल टू व्हाट, सो अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ और फिर क्या लिखोगे, मॉड ऑफ u sin थीटा माइनस ये gt1 है यहां पे, तो माइनस gt1, ठीक है ना, अपॉन मॉड ऑफ u cos थीटा, ठीक है ना। सो दिस इज अल्फा। अल्फा मतलब अल्फा वो वाला एंगल है जो कि प्रोजेक्टाइल बनाती है एट एनी टाइम t1। अब अगर मान लीजिए कि यहां पे आपसे बीटा पूछेगा तो कुछ नया नहीं करना है आप लोगों को। मान लो कि यहां पे जो एंगल बन रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ, सपोज दिस एंगल इज बीटा, और अब आपने अगर इसको रिजॉल्व किया तो ये हमारे पास है vy, ठीक है ना, और ये जो है हमारे पास दिस इज vx, ठीक है ना। तो टाइम t2 पे भी अगर आपको एंगल बीटा लिखना होता तो सिमिलरली जो बीटा का फॉर्मूला आता वो क्या हो जाता, सिमिलरली बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, और क्या लिखते हैं आप, मॉड ऑफ u sin थीटा माइनस gt2 अपॉन मॉड ऑफ u cos थीटा। तो ये हमारे पास बीटा आ जाती, ये समझ रहे हो आप लोग, दिस इज व्हाट इज बीटा। अब आप बोलोगे सर अल्फा तो ऊपर है और बीटा नीचे है, आप ऐसा बोलोगे, ये सर पता कैसे चलेगा कि ऊपर होगा या नीचे होगा, तो उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है, मैथ्स उस चीज को अपने आप आपके लिए अकाउंट कर देगा। देखो, इफ gt1 इज लेस देन u sin थीटा देन एंगल विथ हॉरिजॉन्टल विल बी पॉजिटिव। यहां से आपको दिखेगा ना gt1 gt2, इसको मैं gt बोल दे रहा हूं, तो यहां से हमारे पास डिस्कशन ये है कि इफ gt इज, ऐसे लिख देना इस चीज को कि इफ gt इज, यहां से लिख दे रहा हूं, ठीक है ना, कि इफ gt इज लेस देन मॉड ऑफ u sin थीटा देन द एंगल मेड बाय वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल विल बी पॉजिटिव, ठीक है ना। तो अगर gt की वैल्यू किससे कम हो गई, u sin थीटा से कम हो गई, तो उस केस में एंगल मेड बाय वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल विल बी पॉजिटिव। एंड इफ gt इज इक्वल टू मॉड ऑफ u sin थीटा देन एंगल मेड बाय वेलोसिटी, एंगल इन बिटवीन वेलोसिटी एंड हॉरिजॉन्टल, पूरा ही लिख देता हूं, देन एंगल मेड बाय velocity with respect to horizontal will be zero, तो ये समझने वाली बात है कि एंगल मेड बाय वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल विल बी जीरो अगर gt किसके बराबर हो गई, u sin थीटा के बराबर हो गई, और अगर gt u sin थीटा से बड़ी हो गई तो उस केस में एंगल मेड बाय वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल विल बी, ठीक है ना, इस चीज को लिख देता हूं, एंड if gt is greater than mod of u sin theta then the angle made by the velocity with respect to horizontal will be negative। ओके तो हमारे डायग्राम से हमें क्या दिख रहा है, हमारे डायग्राम से हमें यह दिख रहा है कि जो अल्फा की वैल्यू है वो पॉजिटिव है। हमारे डायग्राम से नहीं, यह दिख रहा है कि gt1 जो हो जाएगी वो मॉड ऑफ u sin थीटा से बड़ी होगी, जो सॉरी छोटी होगी gt1, और जो gt2 होगी वो मॉड ऑफ u sin थीटा से बड़ी होगी, क्योंकि उस केस में बीटा जो है वो नीचे है, मतलब जो एंगल बन रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ वो नेगेटिव है, ठीक है ना। तो इस चीज को हमें ध्यान में रखना है। तो ये जो चीजें मैंने आप लोग को यहां पे सिखाई हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, कि जो वेलोसिटी होती है वो कितना एंगल बना रही होती है हॉरिजॉन्टल के साथ, ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। सो ये जो चीजें हम लोगों ने यहां पे लिखी हैं, ठीक है ना, मैं इसको एक पेज में कर दे रहा हूं,
ठीक है, तो ये वाली जो चीजें हैं दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू एनालाइज। ठीक है, मैंने बड़ा करके एनालाइज किया था इसको, अब छोटा इसलिए कर रहा हूं ताकि अब देखो इसका बिल्कुल आप तो अगर आप रेजोल्यूशन बढ़ा करके स्क्रीनशॉट लोगे तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर चीजें लिखी हुई आएंगी आपके सामने। एक पेज पे लिखने का यही तात्पर्य होता है कि एग्जाम से पहले धड़ाधड़ आप लोगों के पास रिवाइज करने के लिए शॉर्ट नोट्स रहे, एक स्क्रीन पर ही सब कुछ लिखा हुआ रहे। समझाता तो बड़ा बड़ा करके हूं बट फिर मैं एक स्क्रीन पे कंसंट्रेट कर देता हूं। तो वेलोसिटी का कभी भी क्या एंगल होता है हॉरिजॉन्टल के साथ, तो इन जनरल वो एंगल जो होता है, एंगल मेड बाय वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, इन जनरल जो होता है, ठीक है ना, इट इज इक्वल टू, मान लो कि मैं उस एंगल को नाम देता हूं कुछ, तो दैट एंगल इन बिटवीन वेलोसिटी एंड हॉरिजॉन्टल, तो इन जनरल इसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ u sin थीटा माइनस gt अपॉन मॉड ऑफ u cos थीटा। तो इस बात को हम लोग को ध्यान में रखना है, दिस इज एंगल इन बिटवीन वेलोसिटी एंड हॉरिजॉन्टल इन जनरल। तो इन जनरल जो वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनाती है, इट इज tan इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ u sin थीटा माइनस gt अपॉन मॉड ऑफ u cos थीटा। ठीक है ना। अब अगर हम बात करते हैं कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना एंगल बनाएगा हॉरिजॉन्टल के साथ, तो मान लीजिए यहां पे जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ठीक है ना, अब इसको मैं वापस थोड़ा बड़ा करके आप लोगों को दिखा दे रहा हूं। तो ये डायग्राम देखिए आप लोग यहां पे कि ये जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स हैं दोनों S1 एंड S2, तो इसमें मान लेते हैं कि जो S1 है वो बना रहा है एंगल गामा, और जो S2 बना रहा है वो बना रहा है एंगल डेल्टा। ठीक है ना, जो S1 है वो गामा एंगल बना रहा है और जो S2 है वो डेल्टा एंगल बना रहा है। तो हमें यह पता करना है कि यह एंगल होगा कितना। ठीक है ना, तो एंगल मेड बाय S1 एंड S2 विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल। तो अगर आप S1 देखोगे, अगर आप यहां पे देखोगे, अगर आप S1 को रिजॉल्व कर लो दो हिस्सों में, तो इधर की ओर आपके पास क्या आ जाएगा, इफ यू आर रिजॉल्विंग S1 इन टू कॉम्पोनेंट्स, मैं ये कलर सेलेक्ट कर लेता हूं, से व्हाइट कर लेता हूं। तो अगर मैं S1 को रिजॉल्व करूं दो कंपोनेंट में, तो इधर की ओर हमारे पास सामने जो आएगा इट इज S1 cos गामा, और ऊपर जो आएगा इट इज S1 sin गामा। इसको आप S1x बोल लो, या तो दिस इज S1x, S1 का x कंपोनेंट, ठीक है ना, और वो उधर ऊपर जो आएगी वो S1 की साइन कंपोनेंट है, या तो आप उसको S1y बोल सकते हो। तो tan गामा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ठीक है ना, tan गामा अगर आप लिखो यहां से, तो tan गामा इज इक्वल टू S1y डिवाइडेड बाई S1x, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर S1y है, एंड डिवाइडेड बाई S1x लिखोगे, तो मॉड ऑफ S1y डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ S1y बाई S1x होगा, मॉड ऑफ S1y डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ S1x। तो ये tan गामा हो गया। तो देयरफॉर tan गामा की जो वैल्यू आएगी मॉड ऑफ S1y, अब मॉड ऑफ S1y है कितनी यहां पर, ये बताओ मुझे आप। तो इट इज मॉड ऑफ S1y, अगर मैं लिखूंगा इस चीज को यहां पे, तो S1 की y एक्सिस पर जो इक्वेशन थी वो क्या थी, तो इट इज u sin थीटा इंटू t माइनस हाफ GT स्क्वायर, ये वाली चीज थी, एंड डिवाइडेड बाई x एक्सिस पे सिंपली था मॉड ऑफ u cos थीटा इंटू t। यानी कि जो गामा आ गया, अब T1 टाइम पे यहां पे T1 फीड कर दोगे आप लोग, जिसमें कि एक T1 को आप कैंसिल कर दोगे तीनों में, तो यानी कि यहां से जो गामा की वैल्यू आएगी हमारे पास, गामा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, और फिर क्या लिखेंगे हम लोग, मॉड ऑफ u sin थीटा माइनस हाफ GT डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ u cos थीटा। तो ये ध्यान देने वाली बात है, गामा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ u sin थीटा माइनस GT अपॉन मॉड ऑफ u cos थीटा। और यही सेम फॉर्मूला अब गामा के लिए तो आप T1 लिखोगे यहां पे टाइम T1, और यही सेम फॉर्मूला अगर आप डेल्टा के लिए लिख रहे होते, डेल्टा के लिए, तो डेल्टा के लिए केवल T1 की जगह पे उसी में आप क्या लिख देते, T2 लिख देते। तो इन जनरल जो डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनाता है उसका ये फॉर्मूला होता है जो मैंने आप लोगों के सामने यहां पे लिख रखा है। ठीक है ना, सो दिस इज एंगल मेड बाय डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल। तो फाइनली यहां पे जो हमें निष्कर्ष निकालना है, इस बात को समझो आप लोग, ये जो सारी चीजें मैंने यहां पे आप लोगों के सामने लिख रखी हैं, इससे हमारा अल्टीमेट डिस्कशन के सामने क्या आता है, अल्टीमेट एम हमारा क्या है यहां से निकल करके, वो ये है कि एंगल मेड बाय वेलोसिटी with respect to horizontal at any time t
तो ये क्या आ जाएगा बताओ, इज थीटा इज इक्वल टू, जो भी थीटा लिख लो, थीटा लिखो या तो एंगल इन बिटवीन वेलोसिटी एंड हॉरिजॉन्टल, सो इट इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, और यहां पे देखो ये फॉर्मूला मैंने आप लोग के लिए लिखा है, मॉड ऑफ u साइन थीटा माइनस GT अपॉन मॉड ऑफ u कॉस थीटा। तो इतना एंगल वेलोसिटी बनाती हॉरिजॉन्टल के साथ, एंड एंगल मेड बाय पोजीशन वेक्टर, एंगल मेड बाय पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर बोलो या तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी बोल सकते हो, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है ना इस केस में। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर विथ रेस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, विथ रेस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल एट एनी टाइम t, एट एनी टाइम t। इसका मतलब ये हो गया एंगल इन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड हॉरिजॉन्टल अगर मैं लिखूंगा यहां पे एट एनी टाइम t, सो इट इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, और फिर क्या लिखेंगे हम लोग, मॉड ऑफ u साइन थीटा इंटू t माइनस हाफ GT स्क्वायर। अब t तो हटा ही दो, एक तो t कैंसल आउट ही हो गया है ना, यहां पे आप देख रहे हो, तो आप सिंपली लिख सकते हो मॉड ऑफ u साइन थीटा माइनस हाफ GT अपॉन, यहां पे माइनस क्या लिखोगे आप, हाफ GT अपॉन मॉड ऑफ u कॉस थीटा। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जिन पे हमें थोड़ा सा ध्यान देना है यहां पे, ठीक है ना। एक तो ये वाला फॉर्मूला और एक ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। सो ये हमारा पूरा डिस्कशन है प्रोजेक्टाइल मोशन का। तो ये ध्यान देने वाली बात है, देखो हम लोगों ने पहले ये वाली चीज, सबसे पहले तो ये चीज पढ़ी कि भाई प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर होता क्या है, ठीक है ना। फिर हमारे पास ये वाली चीज है कि जनरल फॉर्मूला, कि किसी प्रोजेक्टाइल की एक्सेलरेशन का क्या इक्वेशन होगा, वेलोसिटी का क्या इक्वेशन होगा और डिस्प्लेसमेंट का क्या इक्वेशन होगा, ठीक है ना। तो ये वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट के इक्वेशन के बाद मान लो आपको डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन पूछ देता किसी भी टाइम पे, तो बता सकते हो आप। उसके बाद अगर आपसे एंगल पूछ ले कि एंगल कितना बन रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ, तो वेलोसिटी इतना एंगल बनाती है और डिस्प्लेसमेंट इतना एंगल बनाती है, ठीक है। अब तो वीडियो के बीच में मैंने आपको रोका है कुछ सेकंड के लिए। मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूं कि नीट काका जी जो चैनल है वो सेल्सियस इंस्टीट्यूट का चैनल है। सेल्सियस इंस्टीट्यूट हिंदुस्तान का एकमात्र ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर नीट की तैयारी के लिए डॉक्टर्स पढ़ाते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि पिछले कुछ समय से जो हमारा सिलेक्शन रेट है वो 20% के आसपास रहा है। अगर आप इसे कोटा के सिलेक्शन रेट से कंपेयर करते हैं तो कोटा का सिलेक्शन रेट है 0.1%। उसके सामने 20% का मतलब निकल के आता है कि हमारे यहाँ से तैयारी करने वाले स्टूडेंट के सिलेक्शन के चांसेस 200 गुना ज़्यादा होते हैं। उसका रीज़न होता है पर्सनल इंटरेक्शन, ऐसे टीचर्स जो इस एग्ज़ाम को दे चुके हैं और क्रैक कर चुके हैं, और साथ में स्टूडेंट्स के ऊपर कंटिन्यूस मॉनिटरिंग। यहाँ जो टीचर्स टीच करते हैं उन्हें पता होता है कि स्टूडेंट किस फेज पर किस टाइप की प्रॉब्लम फेस करता है। तो जैसा कि आज के समय में यूट्यूब पर न जाने कितने लोग कंटेंट और वीडियोस डाल रहे हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका टाइम बहुत प्रीशियस होता है और वो ऐसे नौसिखियों के चक्कर में फंसकर अपना बहुत टाइम खराब करते हैं। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि ये उन लोगों का प्लेटफॉर्म है जो पास्ट में सैकड़ों सिलेक्शन दे चुके हैं और थाउजेंड्स ऑफ एस्पिरेंट्स को टीच कर चुके हैं। आपके प्यार और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आने वाले समय में पूरे हिंदुस्तान से स्टूडेंट्स यहाँ पर प्रिपरेशन के लिए आएंगे। वैसे आ रहे हैं, लेकिन अब कुछ सीरियस बच्चे यहाँ पर आएंगे जिन्हें वास्तविकता में हिंदुस्तान को टॉप करना है। थैंक यू सो मच। ध्यान देने वाली बात एक और सुनो आप लोग यहाँ पे, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे है क्या ये बात, देखो कोई भी जो वेलोसिटी होती है, ठीक है ना, कोई भी अगर हम लोग यहां पे मान लो कि वेलोसिटी, या मान लो कि मैं पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल यूं बना रहा हूं, सो दिस इज द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल। अब जब मैं पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल आप लोग के सामने ऐसे बना रहा हूं, ठीक है, थोड़ा अच्छे से बना देता हूं, ठीक है। सो नाउ दिस इज द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल जो हम लोग यहां पे ड्रॉ कर रहे हैं। अब ये जो पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल है, ये यू है हमारे पास, ठीक है ना, ये वाला एंगल थीटा है। ये वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल कहां पर होती है, तो वेलोसिटी इज हॉरिजॉन्टल एट मैक्सिमम हाइट।
वेलोसिटी हमेशा पाथ के टेंजेंशियल होती है। कोई भी कर्व में, किसी भी कर्व में जो वेलोसिटी होगी किसी भी इंस्टेंस पे, वो पाथ के टेंजेंशियल होगी। तो पाथ के टेंजेंशियल होने का कहां मौका मिलेगा? एट मैक्सिमम हाइट। तो वेलोसिटी इज हॉरिजॉन्टल एट मैक्सिमम हाइट। हॉरिजॉन्टल का मतलब कि हॉरिजॉन्टल के साथ जीरो एंगल बना रही है। और डिस्प्लेसमेंट कब, डिस्प्लेसमेंट की अगर मैं चर्चा करूं तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है वो कब हॉरिजॉन्टल हो जाएगा? तो वो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल, वो हॉरिजॉन्टल के साथ हमारा एंगल जो है वो 0 डिग्रीज कहां बनाएगा? जबकि पार्टिकल ग्राउंड को ही स्ट्राइक कर जाएगी। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा ना। ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कब हॉरिजॉन्टल हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जब पार्टिकल यहां है तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यूं बनेगा। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर करता क्या है? पार्टिकल को ओरिजिन से कनेक्ट करता है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यूं बनेगा जब पार्टिकल यहां है। उस वक्त तो हॉरिजॉन्टल नहीं होगा, उस वक्त उसके और हॉरिजॉन्टल के बीच में कुछ एंगल थीटा होगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हॉरिजॉन्टल कब हो जाएगा? जबकि पार्टिकल वापस आके ग्राउंड को स्ट्राइक कर जाएगी, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। तो ये दो इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है कि वेलोसिटी वेक्टर इज हॉरिजॉन्टल व्हेन द पार्टिकल इज एट h max, मैक्सिमम हाइट। ठीक है। और हॉरिजॉन्टल होने का मतलब क्या है कि देयरफॉर एंगल इन बिटवीन वेलोसिटी एंड हॉरिजॉन्टल इज इक्वल टू 0 डिग्रीज व्हेन पार्टिकल इज एट h max। पार्टिकल इज एट h max। और इस एंगल का फॉर्मूला होता क्या है? एंगल इन बिटवीन वेलोसिटी एंड हॉरिजॉन्टल का जो फॉर्मूला होता है, इट इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ u sin थीटा माइनस gt अपॉन मॉड ऑफ u cos थीटा। तो इसको 0 होना पड़ेगा h max पे, ठीक है ना। देयरफॉर एट h max की अगर मैं बात करूं तो दिस इक्वल टू 0। अब tan इनवर्स को अगर उधर ले जाओगे तो tan 0 0 ही हो जाएगा। तो देयरफॉर u sin थीटा माइनस gt मॉड ऑफ u sin थीटा माइनस gt अपॉन मॉड ऑफ u cos थीटा इक्वल टू 0 एट h max। h max पे इसको 0 होना पड़ेगा। ये तब 0 होगा जबकि न्यूमरेटर 0 हो जाएगा। और न्यूमरेटर कब 0 होगा? जबकि मॉड ऑफ u sin थीटा किसके बराबर हो जाएगी? gt के बराबर हो जाएगी। तो देयरफॉर एट h max हम क्या लिख सकते हैं? एट h max मॉड ऑफ u sin थीटा इज इक्वल टू gt। तो t जो हो जाएगी, देयरफॉर t इज इक्वल टू क्या हो जाएगी? मॉड ऑफ u sin थीटा बाई g। तो इतना समय लगता है h max पे पहुंचने में। तो टाइम टेकन टू रीच h max इज मॉड ऑफ u sin थीटा बाई g। देखो इसको और भी तरीके हैं डिराइव करने के कि भाई y एक्सिस की वेलोसिटी कब 0 हो जाएगी, वहां से भी डिराइव कर सकते हैं। लेकिन जो चीजें मैंने आप लोगों को बताई है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उनके अंदर भी रिजल्ट छुपा हुआ है, वही चीज आपको दिखा रहा हूं। ऐसे टाइम टेकन, आप ये भी टाइम कैलकुलेट कर सकते हो कि पार्टिकल ग्राउंड पे कब आ जाएगी। तो ये चीज भी आप लिख सकते हो ना यहां से। व्हाट यू कैन राइट, you can write that displacement vector becomes horizontal, ठीक है ना। displacement vector becomes horizontal when, कब horizontal हो जाता है? तो displacement vector becomes horizontal when velocity, displacement vector becomes horizontal when, आप ऐसा बोल सकते हो, when the particle strikes the ground again। और एंगल इन बिटवीन हॉरिजॉन्टल, एंगल इन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड हॉरिजॉन्टल का क्या फॉर्मूला था? अभी आपने पढ़ा था। तो इट वाज tan इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ u sin थीटा माइनस हाफ gt अपॉन मॉड ऑफ u cos थीटा। तो देयरफॉर एट h max की अगर हम बात करें, ठीक है ना, देयरफॉर एट h max, तो h max पे क्या हो जाएगा? ये वाली चीज इक्वल टू 0 हो जाएगी। तो देयरफॉर मॉड ऑफ u sin थीटा माइनस हाफ gt को 0 होना पड़ेगा, न्यूमरेटर 0 होना पड़ेगा, ताकि क्योंकि tan 0 क्या होता है? tan इनवर्स को इधर ले जाओगे तो tan 0 हो जाएगा। तो tan 0 0 होता है, यानी इस पूरी चीज को 0 होना होगा, यानी न्यूमरेटर 0 होना चाहिए। तो मॉड ऑफ u sin थीटा माइनस हाफ gt को 0 होना पड़ेगा। देयरफॉर हाफ gt इज इक्वल टू मॉड ऑफ u sin थीटा एंड t इज इक्वल टू क्या हो जाएगी? ये हाफ gt लिखा हुआ, सॉरी हाफ gt। तो t की वैल्यू जो हो जाएगी इस 2 को, मतलब हाफ मॉड ऑफ u sin थीटा इक्वल टू हाफ gt हो जाएगा, उधर ले जाओगे तो t इज इक्वल टू 2
इंटू मॉड ऑफ यू साइन थीटा, जिसको 2u साइन थीटा बोल सकते हो, 2u साइन थीटा बाई जी। तो इतने समय में पार्टिकल आकर के ग्राउंड से टकरा जाता है, तो दिस इज द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू स्ट्राइक बैक द ग्राउंड। ठीक है ना? तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इतने समय के लिए फिर हम बोलेंगे पार्टिकल एयर में है, तो दिस इज नोन एज टाइम ऑफ फ्लाइट। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। दिस इज टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है ना? और ये वाली जो चीज है हमारे पास, दिस इज व्हाट, दिस इज टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम हाइट। टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम हाइट। ठीक है ना? तो आप यहां पे देख सकते हो कि टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम हाइट। A particle takes, या in absence of air drag, the time taken by the projectile to reach the maximum height is same as the time taken to come from maximum height back to ground। ठीक है ना? इस बात को ध्यान रखना हम लोगों को। ठीक है, अब एक और चीज जो कि इंपॉर्टेंट है यहां पर, कि जो वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड था, ठीक है ना, जहां वेलोसिटी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आपको दिख रहा है इस पेज पे, वो क्या लिखा हुआ है? मॉड ऑफ यू कॉस थीटा के स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ यू साइन थीटा माइनस जीटी का स्क्वायर। अब ये वाली चीज तो कांस्टेंट है, ये तो वैसे के वैसे ही रहेगी, पर ये वाली चीज कम होती जाएगी। इस वाली चीज की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 0 हो सकती है। इस बात को समझना, इस वाली चीज की मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है। मैं फिर से एक बार यहां पे लिख देता हूं कि वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, वो क्या लिखा हुआ? अंडर रूट ऑफ मॉड ऑफ यू कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ यू साइन थीटा माइनस जीटी का स्क्वायर। ये वाली चीज लिखी हुई है, मॉड ऑफ यू कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ यू साइन थीटा माइनस जीटी का स्क्वायर। तो ये हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी लिखी हुई है। लेकिन अगर ये स्क्वायर है तो ये कभी नेगेटिव तो हो नहीं सकता है, स्क्वायर चीज लिखी हुई इसके ब्रैकेट में। तो किसी भी स्क्वायर जहां पे होता है, कोई सी भी चीज का अगर हम स्क्वायर कर रहे हैं, तो उसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 0 हो सकती है। 0 से छोटा तो हो नहीं सकता है वो, ठीक है ना? नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है। अगर वेलोसिटी को मिनिमम करना, अब ये तो कांस्टेंट रहेगा, इसको आप चेंज नहीं कर सकते हो, ये तो कांस्टेंट ही रहेगा, पर ये समय के साथ चेंज होती जाएगी, कम होती जाएगी, लेकिन इसकी मिनिमम वैल्यू 0 होगी। तो मॉड ऑफ वेलोसिटी इज मिनिमम, मॉड ऑफ वेलोसिटी इज मिनिमम व्हेन मॉड ऑफ यू साइन थीटा माइनस जीटी इज इक्वल टू 0। जबकि मॉड ऑफ यू साइन थीटा माइनस जीटी की वैल्यू क्या हो जाए? 0। दैट इज एट t इज इक्वल टू यू साइन थीटा बाई जी। और यू साइन थीटा बाई जी कौन सा टाइम है? मैक्सिमम हाइट वाला, दैट इज एट h मैक्स। तो वेलोसिटी, प्रोजेक्टाइल मोशन में वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कहां पर मिनिमम होता है? वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कहां पर मिनिमम होता है? तो एट h मैक्स। इस बात को ध्यान रखना कि इन प्रोजेक्टाइल मोशन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज मिनिमम एट h मैक्स। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने क्या डिराइव कर लिया है? टाइम ऑफ फ्लाइट डिराइव कर लिया है हम लोगों ने, और उसके बाद फिर हम लोगों ने क्या डिराइव कर लिया है यहां पर? सो मोर इंपॉर्टेंटली हम लोगों ने यहां पे डिराइव कर लिया है कि h मैक्स पे जो वेलोसिटी होती है वो मिनिमम होती है। तो ये सारी छोटी छोटी बातें हम लोग को ध्यान में रखनी है, ठीक है ना? अब जो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है, बेसिकली इस बात को और हमें समझना है कि जो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है वो किस पे डिपेंड करता है, कि कितनी देर के लिए प्रोजेक्टाइल हवा में रहेगी। तो जो टाइम ऑफ फ्लाइट है, इट इज 2 इंटू यू साइन थीटा बाई जी। ठीक है ना? जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? 2 इंटू यू साइन थीटा बाई जी। यू साइन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? y कॉम्पोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। y कॉम्पोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी ही क्या होती है? मॉड ऑफ यू साइन थीटा। और x कॉम्पोनेंट क्या होती है? मॉड ऑफ यू कॉस थीटा। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 2 इंटू वाई कॉम्पोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी बाई जी। ठीक है ना? तो आप यहां पे देख सकते हो कि जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो केवल y कॉम्पोनेंट पे, 2 और g ये दोनों चीजें तो कांस्टेंट है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट ओनली डिपेंड्स ऑन द y कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी। y कॉम्पोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी पे ही क्या डिपेंड करता है? टाइम ऑफ फ्लाइट डिपेंड करता है। ठीक है ना? तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अब इस क्वेश्चन को हम लोग पहले देखते हैं कि एट व्हाट पॉइंट ऑन अ प्रोजेक्टाइल्स ट्रैजेक्टरी इट्स स्पीड इज मिनिमम। और स्पीड क्या होती है? तो इंस्टैंटेनियस स्पीड इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। If a stone is thrown with a speed v0 at an angle theta naught with horizontal, find the velocity of this stone when its line of motion makes an angle theta with horizontal। तो ये पूरा का पूरा मैंने क्वेश्चन करा दिया है। इसमें 2 पार्ट्स हैं,
ठीक है ना। तो स्पीड इज मिनिमम कहां पे होगा स्पीड मिनिमम, तो पहले पार्ट का जो मैं आंसर लिख रहा हूं, स्पीड इज मिनिमम एट द मैक्सिमम हाइट, अभी डिराइव कराया था आपको, स्पीड इज मिनिमम एट द मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट पे स्पीड जो होगी वो मिनिमम होगी, ठीक है ना। अब बोल रहा है इफ स्टोन इज थ्रोन विथ ए स्पीड v नॉट एट एन एंगल थीटा नॉट विथ हॉरिजॉन्टल, अगर स्टोन को हम लोगों ने v नॉट से फेंका है एट एन एंगल थीटा नॉट विथ हॉरिजॉन्टल, कुछ ये है सिचुएशन कि ऐसे हम लोगों ने फेंका, ये इनिशियल वेलोसिटी u है, या u नहीं, इसमें इनिशियल वेलोसिटी को उसने v नॉट बोला है, ठीक है ना। जो इनिशियल वेलोसिटी है वो v नॉट है और जो एंगल है वो थीटा नॉट है। तो बोल रहा फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द स्टोन व्हेन इट्स लाइन ऑफ मोशन मेक्स एन एंगल थीटा विथ हॉरिजॉन्टल, थीटा नॉट से फेंका है और लाइन ऑफ मोशन जो है वो थीटा एंगल बना रही है हॉरिजॉन्टल के साथ। मान लो कि यहां पे लाइन ऑफ मोशन मतलब कि लाइन ऑफ वेलोसिटी जो है वो यहां से थीटा एंगल बना रही है। तो अगर वो यहां से थीटा एंगल बना रही है तो इसके दो कंपोनेंट आएंगे वेलोसिटी के, ठीक है ना। इस बात को हमें समझना है कि जो वेलोसिटी है वो कितना एंगल बना रही है, लाइन ऑफ मोशन वो थीटा एंगल बना रही है, जब तब हमसे वो चीज को पूछ रहा है इसमें, ठीक है ना। ठीक है, तो बहुत इजीली आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो। देखो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो आप लोग, यहां पे ये बस बोल रहा है ना, यहां से देखो किसी और कलर से मैं शो कर रहा हूं इसको, यहां पे देखो अगर इस v को रिजॉल्व कर दो, मान लो कि यहां पे वेलोसिटी v है, यही वेलोसिटी पूछ रहा है, फाइंड द वेलोसिटी। इस v को अगर आप रिजॉल्व करोगे तो सामने आ जाएगा मॉड ऑफ v cos थीटा, और v नॉट को अगर आप रिजॉल्व करोगे तो सामने आ जाएगा मॉड ऑफ v नॉट cos थीटा, मॉड ऑफ v नॉट cos थीटा नॉट है। लेकिन हमारे पास ध्यान देने वाली जो बात है, इन प्रोजेक्टाइल मोशन the horizontal component of velocity does not change, horizontal component of velocity does not change। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी चेंज नहीं होती है। अभी वही चीज मैं आपको सिखा रहा था कि मॉड ऑफ u cos थीटा मॉड ऑफ v cos थीटा है। लेक्चर को आप अच्छे से देखो पीछे से ही एपिसोड को, तो यहां पे आप देखोगे देयरफॉर क्या हो जाएगा कि मॉड ऑफ v नॉट cos थीटा नॉट जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, मॉड ऑफ v cos थीटा के बराबर हो जाएगा। तो देयरफॉर मॉड ऑफ v जो है इट इज इक्वल टू मॉड ऑफ v नॉट cos थीटा नॉट डिवाइडेड बाय cos थीटा। तो ये हमारा आंसर है सेकंड पार्ट का, ठीक है ना। तो होपफुली ये वाली चीज भी आप लोगों को क्लियर हो गई। सो दिस इज द आंसर टू द सेकंड पार्ट, ठीक है ना। तो दो पार्ट है, स्पीड इज मिनिमम एट मैक्सिमम हाइट, और सेकंड पार्ट है कि जब वेलोसिटी जो है वो थीटा एंगल बना रही होती है हॉरिजॉन्टल के साथ। अगर इनिशियल वेलोसिटी हमें गिवन और उसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन गिवन है तो इस वक्त वेलोसिटी कितनी होती है। तो इस रिजल्ट को याद रखना एज अ फॉर्मूला, आप इस रिजल्ट को याद रखना कि दिस इज मॉड ऑफ v नॉट cos थीटा नॉट डिवाइडेड बाय cos थीटा। मैं फिर से बता रहा हूं, महातोड़ सीरीज जो है दिस इज नॉट अ क्रैश कोर्स, आप इसको ऐसा नहीं समझ सकते हो क्रैश कोर्स के रूप में आकर के आप इसको पढ़ लो। दिस इज कंसेप्ट बिल्डिंग एक्सरसाइज, एक एक चीज आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से सिखाया जाएगा। आज के लेक्चर में आप लोगों को, आज के एपिसोड में कुछ क्वेश्चंस कराए जाएंगे, इसके साथ 15 क्वेश्चंस की एसोसिएटेड डीपीपी भी है। तो लगभग 30 क्वेश्चन के आसपास आपको एक दिन में एक एपिसोड में कराए जाते हैं और एक टॉपिक को एक एपिसोड में कंप्लीट किया जाता है। सो दिस इज द बेस्ट वे टू स्टडी फिजिक्स। अगर फिर भी नहीं पढ़ रहे हो अगर आप लोग, देन पता नहीं इतनी सुविधा के बाद, एंड दिस इज अ फ्री कोर्स, आप देख सकते हो एब्सोल्युटली फ्री ऑन यूट्यूब, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आगे प्रोसीड कर रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आगे प्रोसीड करें उससे पहले मैं फिर से एक बार डिराइव कर देता हूं। हालांकि मैंने टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम हाइट वैसे डिराइव कर दिया था आप लोगों के सामने कि टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम हाइट इज u sin थीटा बाई g एंड टाइम ऑफ फ्लाइट इज 2u sin थीटा बाई g। इसको इवन अदरवाइज आप एस्टेब्लिश कर सकते हो, ठीक है ना, कि एट मैक्सिमम हाइट क्या होता है, एट मैक्सिमम हाइट, ठीक है ना, vy विल बी इक्वल टू 0, मतलब कि जो y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है उसको 0 होना पड़ेगा प्रोजेक्टाइल के। होना होगा या नहीं होना होगा? एट मैक्सिमम हाइट y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी को तो ऑब्वियसली 0 होना पड़ेगा, दिस इज ट्रू। तो at maximum height y component of velocity is 0 and we applying vy is equal to uy plus ay into t किसके along y axis what we can write over here is 0 is equal to, अब uy क्या है, mod of u sin theta, ठीक है ना, इसको आप चाहो तो j कैप लिख लो, एंड प्लस ए वाई क्या है, तो g इंटू माइनस जे कैप इंटू टी लिखा हुआ है, तो इसको आप इधर ले आओ,
ठीक है ना। तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ मॉड ऑफ यू साइन थीटा जे कैप, और इक्वल टू उस साइड पे लिखा है माइनस जी जे कैप इंटू या माइनस जी टी इंटू जे कैप। तो माइनस से माइनस कैंसिल और जी नीचे आ गई, जे कैप से जे कैप भी कैंसिल आउट हो गया। तो टी इज इक्वल टू मॉड ऑफ यू साइन थीटा बाय जी। ठीक है ना। तो ये बात हमें क्लियर होनी चाहिए। तो दिस इज टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम हाइट। ठीक है ना, टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम हाइट। ठीक है। एक बात और हमें प्रोजेक्टाइल के बारे में जो पता होनी चाहिए, इट इज, इस बात को समझना आप लोग, जो मैं बोल रहा हूं ये बात भी हमें क्लियर होनी चाहिए। किसी भी प्रोजेक्टाइल मोशन में, किसी भी प्रोजेक्टाइल मोशन में किसी भी पॉइंट की अगर हम एनालिसिस करें और अगर पॉइंट सेम हाइट पे हैं, ये हमारे पास पॉइंट P1 है, ये पॉइंट P2 है, लेकिन अगर इनकी हाइट अगर ग्राउंड से क्या है, सेम है, ठीक है ना, तो y कंपोनेंट वाली जो वेलोसिटी होते हैं वो मैग्नीट्यूड वाइज तो सेम होती हैं, लेकिन डायरेक्शन वाइज उल्टी होती हैं। मान लो इसको Vy1 बोल रहा हूं मैं और इसको Vy2 बोल रहा हूं, तो Vy2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ Vy1। समझ रहे हो, मैग्नीट्यूड वाइज लेकिन वो सेम होंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ Vy2 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ Vy1। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में भी सेम हाइट पर जो y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटीज होती हैं उनका मैग्नीट्यूड सेम होता है, ठीक है ना, लेकिन डायरेक्शन उल्टी होती है। और x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी तो डायरेक्शन वाइज भी सेम होती हैं, ठीक है ना, और मैग्नीट्यूड वाइज भी सेम होती हैं। तो Vx2 इज इक्वल टू Vx1, मैग्नीट्यूड वाइज एज वेल एज डायरेक्शन वाइज, ठीक है ना। सेम x कंपोनेंट तो कहीं पर सेम रहेगा, चाहे वो सेम हाइट हो या ना हो। तो इन प्रोजेक्टाइल मोशन x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज ऑलवेज इक्वल, वो कभी चेंज होगा ही नहीं, चाहे प्रोजेक्टाइल सेम, मतलब चाहे प्रोजेक्टाइल सेम हाइट पे हो या ना हो। लेकिन y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो होती है वो हमारे पास अलग अलग हाइट्स पे अलग अलग होती हैं। लेकिन अगर कोई सेम हाइट हम लें तो वहां y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो सेम होता है, पर डायरेक्शन उल्टा होता है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट हम देखो अगर कैलकुलेट करें तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हम एक इंपॉर्टेंट बात लिख सकते हैं यहां पर, ठीक है ना, कि टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब कितनी देर के लिए एयर में है वो। तो टाइम ऑफ फ्लाइट इज डायरेक्टली इक्वल टू 2 इंटू टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम हाइट, क्योंकि जितना समय ऊपर जाने में लगेगा उतना ही समय नीचे आने में लगेगा। तो 2 इंटू टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम हाइट, यानी कि आप लोग क्या लिखोगे, टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू 2 इंटू एंड टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम हाइट की वैल्यू कितनी है, कितने समय में वो मैक्सिमम हाइट तक पहुंच जाएगा, ये ध्यान में रखना है। तो ये है u साइन थीटा, मॉड ऑफ u साइन थीटा बाय जी, यानी इसकी वैल्यू हो जाएगी 2u साइन थीटा बाय जी। लेकिन इसको हम डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकते थे। ऑल्सो व्हेन द पार्टिकल लैंड्स, व्हेन द पार्टिकल लैंड्स, जब पार्टिकल लैंड करता है तो उस वक्त उसकी जो Vy होती है, जो y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होती है, अगर मान लो कि इनिशियली y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अगर आपने लॉन्च किया था तो u साइन थीटा थी, तो व्हेन द पार्टिकल लैंड्स उस वक्त कितनी हो जाएगी। तो अगर मैं Vy की बात करूंगा तो इट इज माइनस ऑफ मॉड ऑफ u साइन थीटा जे कैप, या u साइन थीटा माइनस जे कैप भी लिख सकते हो आप लोग। ऐसा क्यों, क्योंकि जब लॉन्च किया था तो y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कितनी थी, मॉड ऑफ u साइन थीटा। जब लॉन्च किया था तो y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी थी मॉड ऑफ u साइन थीटा प्लस जे कैप, और सेम हाइट पे आकर के वापस लैंड कर रहा है तो सेम हाइट पे y कंपोनेंट वाली वेलोसिटीज उल्टी होती हैं। तो Vy इज इक्वल टू माइनस ऑफ मॉड ऑफ u साइन थीटा इंटू जे कैप। एंड नाउ अप्लाइंग, हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, तो यहां पे हम अप्लाई कर सकते हैं कि अप्लाइंग Vy इज इक्वल टू uy प्लस ay इंटू टी। तो Vy की जगह पे लिखेंगे माइनस ऑफ मॉड ऑफ u साइन थीटा जे कैप इक्वल टू, ये हो जाएगा प्लस मॉड ऑफ u साइन थीटा जे कैप, और उसके बाद फिर क्या हो जाएगा माइनस जी टी, ठीक है ना। यहां पे प्लस a की जगह पे क्या लिखोगे, माइनस जी इंटू टी जे कैप, ठीक है ना। तो इसको अगर आप इधर ले जाओगे तो ये भी माइनस बन जाएगा इधर आकर के, तो ये लिखा हुआ माइनस 2 मॉड ऑफ u साइन थीटा जे कैप इज इक्वल टू माइनस जी टी जे कैप। तो माइनस से माइनस कैंसिल, जे कैप से जे कैप कैंसिल, t इज इक्वल टू 2 मॉड ऑफ u साइन थीटा बाई, और यहां पे क्या लिखेंगे g।
सो दिस इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट हम यहां से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज द टाइम फॉर विच द पार्टिकल वॉज इन एयर, टाइम फॉर विच द पार्टिकल वॉज इन एयर। तो ये हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। तो होपफुली यहां तक क्लियर है आप लोगों को। तो टाइम ऑफ फ्लाइट आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा बेटर है अगर आप लोग वहीं से समझ जाओ इस चीज को, ठीक है। अब ऑल्सो मैक्सिमम हाइट कितनी होती है, अगर हमें वो बात कैलकुलेट करने पड़ी, तो व्हाट इज मैक्सिमम हाइट? तो मैक्सिमम हाइट आपके पास क्या हो जाएगा, एट एच मैक्स हमें पता है कि वी वाई इज इक्वल टू 0। तो हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाइंग y इज इक्वल टू यू वाई इंटू टी, या आप ऐसे अप्लाई कर लो डायरेक्टली, वी वाई स्क्वायर मॉड ऑफ वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ यू वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए वाई, ठीक है ना, इंटू और एच मैक्स। तो यहां से आपको क्या पता चल जाएगा, 0 स्क्वायर इज इक्वल टू वी वाई यू वाई स्क्वायर। अब यू वाई स्क्वायर की जगह पे आप लोग क्या लिखोगे, तो मॉड ऑफ यू साइन थीटा, इसका स्क्वायर लिखोगे आप लोग, ठीक है ना, प्लस 2 इंटू और इसको क्या लिखोगे, माइनस जी इंटू एच मैक्स। तो ये इधर आकर के क्या हो जाएगा, तो मॉड ऑफ यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और यहां लिखा माइनस 2g एच मैक्स, इधर आके माइनस हो गया है, ठीक है ना, इधर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा था, इधर आके माइनस हो गया, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। तो एच मैक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। सिंपली ऐसे भी लिख सकते हो, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g, दैट इज y कॉम्पोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g। ये क्लियर है, y कॉम्पोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g। इसको इस इक्वेशन से भी कैलकुलेट कर सकते थे, टाइम ऑफ फ्लाइट इसके अंदर फीड करके, ठीक है ना, अप्लाइंग y इज इक्वल टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ इंटू ए वाई इंटू टी स्क्वायर, ठीक है ना, वेयर t इज इक्वल टू यू साइन थीटा बाई जी, मॉड ऑफ यू साइन थीटा बाई जी। क्योंकि ये टाइम जो होती है ये कहां तक पहुंचने की टाइम होती है, मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने की, हम इसको कैलकुलेट वापस कर सकते थे, ठीक है ना। सो होपफुली यहां तक चीजें आप लोगों को क्लियर है। तो अब हम लोग यहां से आगे प्रोसीड कर रहे हैं और चीजों की हम लोग यहां पे स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले ये बात ये होती है कि जो हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट होती है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए, उनका रेशियो क्या होता है। होपफुली यहां तक आपको पता चल गया। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, टाइम ऑफ फ्लाइट एट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब समझ रहे हो ना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन कौन सी होती हैं, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर थीटा एंड 90 माइनस थीटा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो होती है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे क्या लिखोगे आप लोग, अगर आप T1 बाई T2 लिख रहे हो तो T1 बाई T2 इज इक्वल टू व्हाट, तो T1 की जगह पे आप क्या लिखोगे बताओ। सो T1 की जगह पे आप लोग लिखोगे यहां पे जो टाइम ऑफ फ्लाइट है u साइन थीटा बाई जी, और T2 की जगह पे लिखोगे u साइन 90 माइनस थीटा बाई जी। ये चीज लिखोगे, g से g कैंसिल, u से u कैंसिल, तो साइन थीटा अपॉन साइन 90 माइनस थीटा, दैट इज साइन थीटा बाई कॉस थीटा। सो इट इज इक्वल टू क्या आ गया, tan थीटा आ गया। सो दिस इज टाइम ऑफ फ्लाइट एट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो यानी कि मान लो कि देयरफॉर अगर आपसे दे देता है कि देयरफॉर इफ, फॉर एन एग्जांपल अगर मैं लिख रहा हूं कि इफ टाइम ऑफ फ्लाइट एट से 30 डिग्रीज इज इक्वल टू 5 सेकेंड्स, देन टाइम ऑफ फ्लाइट एट 60 डिग्रीज अगर कैलकुलेट करने बोले आपको तो उसका क्या आंसर आएगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट 30 डिग्रीज पे 5 सेकेंड्स है, तो 60 डिग्रीज पे क्या होगा, तो लिखोगे t एट 30 डिवाइडेड बाई t एट 60 डिग्रीज इज इक्वल टू tan 30 लिखोगे। क्योंकि देखो इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई एंगल इस साइड पे डाले कौन सा। तो एंगल जो है जो T1 के साथ जो न्यूमरेटर वाला जो एंगल होता है ना, उसी एंगल को इस साइड पे लिखते हैं ले आकर के। तो t एट 30 अपॉन t एट 60 इक्वल टू 30 tan 30 लिखोगे। अब t एट 60 हमारे पास गिवन है 5 सेकंड्स, तो 5 सेकंड्स डिवाइडेड बाई t एट 60 डिग्रीज और tan 31 बाई √3 होगी। तो देयरफॉर t एट 60 डिग्रीज, टाइम ऑफ फ्लाइट एट 60 डिग्रीज इज इक्वल टू 5√3 सेकंड्स। तो अगर ये वाली चीज आपको याद है तो बहुत इजीली 1 सेकंड में आप क्वेश्चन एग्जाम में कर सकते हो कि मान लो कि अगर आपको टाइम ऑफ फ्लाइट किसी फर्स्ट एंगल पे गिवन है और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे पूछे तो आपका क्या आंसर आएगा, ठीक है ना। अब मान लो कि नेक्स्ट पॉइंट आपसे पूछता है कि इफ T1 इज द टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल टू मूव फ्रॉम
पॉइंट O टू पॉइंट P एंड T2 द टाइम टेकन टू मूव फ्रॉम पॉइंट P टू पॉइंट B, ठीक है ना। और जहां पे A और B जो है हमारे पास वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं, तो मान लो कि आपके पास वो ग्राउंड वाले पॉइंट्स हैं, तो उस केस में हमारा क्या आंसर आने वाला है, समझ रहे हो आप लोग मैं क्या बोल रहा हूं आप लोगों को। मान लीजिए कि आपसे बोलता है कि हमारे पास पॉइंट A है कोई, ये हमारे पास प्रोजेक्टाइल है और इस प्रोजेक्टाइल में ये हमारे पास पॉइंट A है और यहां पे मान लीजिए हमारे पास कोई पॉइंट P है, ठीक है ना, और फिर यहां पे हमारे पास पॉइंट B है और हमसे ये बोल रहा है कि पॉइंट A से पॉइंट P तक पहुंचने में मान लीजिए टाइम T1 लगा है और पॉइंट P से पॉइंट B तक पहुंचने में अगर टाइम T2 लगा है, तो आपसे बोल रहा है कि पॉइंट P की हाइट कितनी होगी, ये हमें पता करना है कि व्हाट इज द हाइट ऑफ पॉइंट P, समझ रहे हो। तो इसमें सबसे पहली बात, एक बात आपको पता होनी चाहिए कि T1 से लेकर के मतलब यहां पे जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है हमारे पास वो तो कितनी होती है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 2u sin थीटा बाई जी होती है। तो T2 इज इक्वल टू 2u sin थीटा बाई जी माइनस T1। पहले तो हमें यह पता होनी चाहिए कि जो T2 है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो इट इज 2u sin थीटा बाई जी माइनस T1। यहां तक होपफुली आप लोगों को क्लियर है, दैट इज बहुत ही इजी सी चीज है। अब हम यहां पे कर क्या सकते हैं, मान लो कि इस T1 को इधर ही ले आकर के लिख दे रहे हैं, ठीक है ना, आप चाहो तो इसको ऐसे लिख लो, तो देयरफॉर T1 प्लस T2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2u sin थीटा बाई जी हो जाएगी। अच्छा यहां से u sin थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ठीक है ना, तो u sin थीटा इज इक्वल टू जी T1 प्लस T2 बाय 2, दिस इज u sin थीटा। अब हाइट जो हमें कैलकुलेट करना होता है, तो इन प्रोजेक्टाइल मोशन what we can apply always, y is equal to uy into t plus half into ay into t square, इस चीज को अप्लाई कर सकते हैं। y ही यहां पे हाइट है, uy जो होती है वो u sin थीटा होती है into t हमारे पास किस समय पे यहां पहुंच गया है इस हाइट पे, t1 समय पे पहुंच गया है ना, तो t1 प्लस हाफ इंटू ay माइनस जी है इंटू T1 स्क्वायर लिखूंगा और u साइन थीटा की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, तो दिस इज g T1 प्लस T2 बाई 2 और इंटू यहां T1 लिखा है और यहां पे वापस क्या लिखोगे, माइनस, इस माइनस को यहां से बाहर ले रहा हूं, तो माइनस हाफ जी T1 स्क्वायर। सो देयरफॉर h इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, h इज इक्वल टू जी T1 स्क्वायर बाई 2 प्लस, फिर से मतलब मल्टीप्लाई कर रहा हूं, जी T1 स्क्वायर बाई 2 जी T1 T2 बाई 2 और फिर माइनस जी T1 स्क्वायर बाई 2 लिखा हुआ है, तो यहां से यहां कैंसिल आउट हो गया। तो देयरफॉर बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, h इज इक्वल टू हाफ जी T1 T2 एज अ फॉर्मूला, ध्यान रखना आप लोग इसको, ताकि एग्जाम में डायरेक्टली सॉल्व कर पाओ। बोल रहा है कि अगर किसी पॉइंट P तक जाने में समय T1 लगा है, ये हमारे पास पॉइंट P है, बोल रहा अगर किसी पॉइंट P तक जाने में समय T1 लगा है और पॉइंट P से ग्राउंड तक आने में अगर समय T2 लगा है, तो पॉइंट P की हाइट क्या होगी, तो इट इज हाफ जी T1 T2। मान लो फॉर एग्जांपल मैं आपसे क्वेश्चन बोल देता, टाइम टेकन टू रीच पॉइंट P is say 6 seconds and from point P to ground is 8 seconds, then what is the height of point P? What is the height of point P? अगर आपसे पूछ देता है, तो अगर आपको फॉर्मूला याद है तो 1 सेकंड भी नहीं लगेगा इसको करने में, हाफ इंटू 10 इंटू जी की जगह पे 10 लिख रहा हूं, T1 हो गया 6 और T2 हो गया 8, यानी कि कितना हो गया, 6 इंटू 5 इंटू 8 यानी 30 इंटू 8 हो जाएगा, यानी आपका जो आंसर आ जाएगा वो 240 मीटर्स हो जाएगा। ठीक है, सो दिस एज सिंपल एज दिस, अगर आपको फॉर्मूले अच्छे से याद हैं, ठीक है ना। सो ये सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी है और हम लोग होपफुली पहले ये वाली चीज क्लियर हो गई और हम लोगों ने एच मैक्स तो कैलकुलेट कर ही लिया है, ठीक है ना। अब एक चीज और आपको ध्यान में रखना है कि एच मैक्स मैक्सिमम कब होता है, व्हेन इज एच मैक्स मैक्सिमम, व्हाट इज द एब्सोल्यूट मैक्सिमम हाइट, अगर आपसे पूछता है एब्सोल्यूट मैक्सिमम हाइट, एब्सोल्यूट, एक सेकंड रुक जाओ, अगर आपसे पूछता है एब्सोल्यूट मैक्सिमम हाइट,
सो व्हाट इज एब्सोल्यूट मैक्सिमम हाइट, मतलब कि अगर मान लो कि आपने फुल ताकत लगा करके किसी भी चीज को फेंका तो किस मैक्सिमम हाइट तक जा सकती है। तो एच मैक्स का जो फॉर्मूला होता है, एच मैक्स का जो फॉर्मूला होता है, इट इज इक्वल टू व्हाट, इट इज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g, ठीक है ना। एंड एट फॉर एब्सोल्यूट मैक्सिमम हाइट क्या हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखना, फॉर एब्सोल्यूट मैक्सिमम हाइट आप किस चीज को छेड़ सकते हो यहां पे, यू तो आपकी ताकत है, यू को आप नहीं चेंज कर सकते हो। इंसान जब फेंकता है तो ये पहले से ही माना जाता है कि उसने पूरा का पूरा दम लगा करके फेंक दिया है, तो आप यू को ऑल्टर नहीं कर सकते हो। तो फॉर एब्सोल्यूट मैक्सिमम हाइट ना तो आप यू ना तो 2 तो नंबर है, जब से पैदा हुए तभी से कांस्टेंट है, इसको भी ऑल्टर नहीं कर सकते हो। तो ना तो आप यू को ऑल्टर कर सकते हो, ना तो 2 को ऑल्टर कर सकते हो, ना तो जी को ऑल्टर कर सकते हो। आप ऑल्टर केवल किसको कर सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा को, और इसको मैक्सिमाइज करना है एब्सोल्यूट मैक्सिमम हाइट के लिए, तो तब होगा जबकि थीटा 90 डिग्रीज होगी। तो फॉर एब्सोल्यूट मैक्सिमम हाइट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्रीज, ठीक है ना। तो देयरफॉर एच मैक्स एब्सोल्यूट इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 डिवाइडेड बाई 2g, दैट इज यू स्क्वायर बाई 2g। तो इसको याद रखना कि अगर आपने पूरी ताकत झोंक करके और किसी चीज को ऊपर फेंका तो किस मैक्सिमम हाइट तक वो जाएगा, यू स्क्वायर बाई 2g। तो किसी भी चीज को मैक्सिमम हाइट पे पहुंचाने के लिए उसको वर्टिकली ऊपर फेंकना होता है, ठीक है ना। दैट इज फॉर अ पार्टिकल टू मेक इट गो द मैक्सिमम हाइट, maximum possible height, it must be projected vertically upwards, it must be projected vertically upwards। तो इसको वर्टिकली अपवर्ड्स हमें प्रोजेक्ट करना पड़ता है अगर इसको कहां पे फेंकना है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम हाइट पे फेंकना, मतलब अगर इसको वर्टिकली अपवर्ड्स ही फेंकना पड़ेगा आप अगर इसको एब्सोल्यूट मैक्सिमम हाइट तक पहुंचाना है, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान रखना एक चीज। दूसरी बात जो इसमें ध्यान रखनी हम लोगों को वो ये है कि हाइट्स एट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ये भी हम देख लेते हैं। तो मैक्सिमम हाइट एच मैक्स एट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, तो एच मैक्स एट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब अगर मैं लिखूं एच एट थीटा अपॉन एच एट 90 माइनस थीटा, रेशियो ऑफ एच मैक्स रादर लिख सकते हैं, रेशियो ऑफ एच मैक्स एट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो अगर आप यू एच एट थीटा लिखोगे तो लिखोगे यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g, और 90 माइनस थीटा में लिखोगे यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई 2g। अब यहां जी से जी 2g से 2g तो कैंसिल, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल, ये साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है। साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा। देयरफॉर आवर आंसर इज टैन स्क्वायर थीटा, जहां थीटा हमेशा न्यूमरेटर वाली थीटा फीड होती है। तो देयरफॉर यहां से एच मैक्स एट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल देखे हम लोग तो एच एट थीटा अपॉन एच एट 90 माइनस थीटा इज टैन स्क्वायर थीटा। इसको हम लोगों को यहां पे ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो होपफुली ये वाला कंसेप्ट भी क्लियर है आप लोगों को, ठीक है। अब इस क्वेश्चन पे हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं। तो एक क्वेश्चन है कि विच ऑफ द पाथ 1 और 2 ऑफ अ प्रोजेक्टाइल हैज मोर टाइम ऑफ फ्लाइट, इनमें से कौन से पाथ के पास ज्यादा टाइम ऑफ फ्लाइट है। विच ऑफ द पाथ 1 और 2 ऑफ अ प्रोजेक्टाइल हैज मोर टाइम ऑफ फ्लाइट, यूज नेसेसरी अजम्पशंस। तो यहां पे पाथ 1 है और ये पाथ 2 है। अब क्वेश्चन बहुत ईजी है, टाइम ऑफ फ्लाइट जो होती है वो किस पे डिपेंड करती है ये पता है आप लोगों को। तो टाइम ऑफ फ्लाइट डिपेंड करती है केवल मैक्सिमम हाइट पे, वाई कॉम्पोनेंट। देखो टाइम ऑफ फ्लाइट डिपेंड्स ऑन वाई कॉम्पोनेंट एंड एच मैक्स ऑल्सो डिपेंड ऑन वाई कॉम्पोनेंट, और दोनों की एच मैक्स हमें इक्वल दिख रही है। तो एज एच मैक्स इज सेम देयरफॉर यू वाई, ये जो यू वाई है इनिशियल कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी, यू वाई इज ऑल्सो सेम, यू वाई इज ऑल्सो सेम फॉर बोथ द प्रोजेक्टाइल्स, फॉर बोथ द प्रोजेक्टाइल्स। तो दोनों प्रोजेक्टाइल्स के लिए ui जो होगी वो भी सेम होगी, क्यों, क्योंकि h max सेम है। एंड एज ui आर सेम, एज ui आर सेम देयरफॉर टाइम ऑफ फ्लाइट्स विल ऑल्सो बी सेम, टाइम ऑफ फ्लाइट्स विल ऑल्सो बी सेम।
तो टाइम ऑफ फ्लाइट भी सेम हो जाएगी। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि पाथ 1 हो या पाथ 2 हो, दोनों की जो टाइम ऑफ फ्लाइट्स हैं वो सेम होने वाली हैं। हालांकि आपको दिख रहा है कि पाथ 2 में वो ज्यादा दूर तक जा रहा है, पाथ 1 में कम दूर तक ही जा रहा है, तो आप कंफ्यूज होकर के ये मत बोल देना कि पाथ 2 की जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो ज्यादा है। नहीं, टाइम ऑफ फ्लाइट जो होती है वो किस बात पे निर्भर करती है? इट ओनली डिपेंड्स ऑन द मैक्सिमम हाइट रीच। और मैक्सिमम हाइट रीच जो दोनों ही केसेस हैं, इन दोनों ही केसेस में क्योंकि सेम है, तो देयरफॉर इस केस में जो टाइम ऑफ फ्लाइट्स होंगी वो भी सेम होंगी। ओके, तो होपफुली ये पूरा का पूरा क्लियर हो गया आप लोगों को। अब हम लोग आगे प्रोसीड कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात है कि चलिए हम लोग रेंज की स्टडी करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि रेंज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको अभी तक मैंने टच नहीं किया इस लेक्चर में। सो रेंज इज व्हाट? रेंज इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दैट इज कवर्ड बाय अ प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग इट्स टाइम ऑफ फ्लाइट। ओके, सो रेंज इज एक्चुअली व्हाट? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस covered by a projectile during its time of flight. Okay, so the horizontal distance that is covered by a projectile during its time of flight is known as range. इसको हम लोग range बोलते हैं। So range is the horizontal distance covered by a projectile during its time of flight. So it will be horizontal velocity into time of flight. भाई horizontal distance कौन cover कराएगा? Horizontal component of velocity. Okay, so it is therefore horizontal component of velocity into time of flight. Horizontal component of velocity into time of flight. So horizontal component of velocity into time of flight, and this is horizontal distance covered by the projectile during its time of flight. अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी मतलब वो वाली वेलोसिटी जो एक्स एक्सिस पे है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हमारे पास है कितनी? तो इट इज यूएक्स। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कितनी है? तो ये यूएक्स है, तो यूएक्स इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट लिखूंगा, और यूएक्स है मॉड ऑफ यू कॉस थीटा इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट जो है 2 मॉड ऑफ यू साइन थीटा बाय जी। तो देयरफॉर रेंज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? रेंज इज इक्वल टू 2 इंटू मॉड ऑफ यू कॉस थीटा, या पहले मॉड ऑफ यू कॉस थीटा लिख लो, इंटू मॉड ऑफ यू साइन थीटा अपॉन जी। तो होपफुली यहां तक क्लियर है आप लोगों को। यहां से आप क्या लिख सकते हो इस चीज को? तो देयरफॉर रेंज इज इक्वल टू व्हाट? देयरफॉर रेंज इज इक्वल टू 2 इंटू मॉड ऑफ यू कॉस थीटा क्या है? यू एक्स, दैट इज एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। मॉड ऑफ यू साइन थीटा क्या है? यू वाई बाई जी लिखा हुआ है। तो रेंज का ये भी फॉर्मूला होता है 2 इंटू यू एक्स इंटू यू वाई बाई जी। क्योंकि कभी कभार आप लोग को एंगल वगैरह नहीं दे करके क्या बोल सकता है सिंपली कि द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी इज 2 मीटर पर सेकेंड एंड द वर्टिकल कंपोनेंट इज 3 मीटर पर सेकेंड, डिटरमाइन द रेंज। तो रेंज क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 3 बाई 10, ठीक है ना। सो इस बात को ध्यान रखना है। लेकिन अब अगर हम आगे प्रोसीड करके सेम फॉर्मूले की एनालिसिस करें, तो ये जो लिखा है 2 इंटू रेंज इज इक्वल टू, मैं लिख रहा हूं 2 इंटू, और ये लिखा है मॉड ऑफ यू स्क्वायर इंटू फिर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है ना। तो आप लिख सकते हो यहां पे साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी। तो ऐसे भी लिखा है 2 इंटू मॉड ऑफ यू स्क्वायर इंटू साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो रेंज इज इक्वल टू मॉड ऑफ यू स्क्वायर इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी। अब हमें पता होना चाहिए कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा जो होती है इसको साइन 2 थीटा भी लिखा जाता है। होपफुली यू नो दिस फॉर्मूला। 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज ऑल्सो रिटन एज साइन 2 थीटा। तो देयरफॉर जो रेंज होगी यहां पे, रेंज इज इक्वल टू, यहां पे क्या लिख सकते हो आप? मॉड ऑफ यू इंटू साइन 2 थीटा बाई जी। सो दिस इज रेंज, ठीक है। तो होपफुली ये वाली चीज क्लियर है आप लोगों को। रेंज के लिए सबसे ज्यादा तो यही वाला फॉर्मूला काम में आता है, मॉड ऑफ यू इंटू साइन 2 थीटा बाई जी। सबसे फेमस फॉर्मूला यही है, बट ये फॉर्मूला भी ध्यान रखना आप लोग। ये जो चीज हमारे पास लिखा हुआ है, रेंज इज ऑल्सो नोन एज 2 इंटू यू एक्स इंटू यू वाई बाई जी, ठीक है ना। तो ये बात भी हमें पता होनी चाहिए। अब सेम एनालिसिस करते हैं कि हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि रेंज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे क्या होगा। और सरप्राइजिंग रिजल्ट ये है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे रेंज क्या होती हैं? सेम होती हैं। आप देख भी सकते हो। तो अगर मैं लिखूं रेशियो ऑफ रेंजेस एट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, रेशियो ऑफ रेंजेस
एट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है ना। तो रेशियो ऑफ रेंजेस एट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में हम अगर फीड करें R1 बाई R2 या R एट थीटा डिवाइडेड बाई R एट 90 माइनस थीटा, तो R एट थीटा में लिखूंगा 2 इंटू मॉड ऑफ यू स्क्वायर इंटू साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी। भाई वहां पे ये फॉर्मूला है आप लोग के सामने, आप देख सकते हो यहां पे 2 इंटू यू स्क्वायर, आप देखो 2 इंटू यू स्क्वायर इंटू साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी, उसी फॉर्मूले को लिख ले रहा हूं यहां पे। सो दिस इज अपॉन, मैं फिर क्या लिखूंगा यहां पे 2 इंटू मॉड ऑफ यू इंटू साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा बाई जी। अब ध्यान देने वाली बात है कि यहां पे ये जी तो कैंसल आउट हो गया, 2 कैंसल आउट हो गया, यू कैंसल आउट हो गया। अब साइन 90 माइनस थीटा जो है ये कॉस थीटा लिखी हुई है, तो कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसल आउट हो गई, और कॉस 90 माइनस थीटा जो है वो साइन थीटा लिखी है, तो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसल आउट हो गई, सब कैंसल आउट हो गया, आंसर 1 आ गया। देयरफॉर आर एट थीटा अपॉन आर एट 90 माइनस थीटा इक्वल टू 1, देयरफॉर आर एट थीटा इक्वल टू आर एट 90 माइनस थीटा। इसका मतलब यह है कि रेशियो ऑफ रेंजेस एट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इज 1 और रेंजेस एट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर सेम। ओके, सो देयरफॉर रेंजेस व्हेन द पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर सेम। देयरफॉर रेंजेस व्हेन द पार्टिकल्स आर प्रोजेक्टेड at complementary angles are same। तो जब पार्टिकल को आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे प्रोजेक्ट करते हो तो रेंज सेम होती है। अगर हम इसको एक डायग्राम से समझें, ठीक है ना, तो सपोज हमारे पास कोई पार्टिकल है जिसको यूं प्रोजेक्ट किया गया है, ठीक है ना, वी आर हैविंग अ पार्टिकल विच हैज बीन प्रोजेक्टेड लाइक दिस। तो सबसे पहले अगर आप देखो इसको प्रोजेक्ट किया गया है एट सम एंगल थीटा, सपोज मैं इसको बोल रहा हूं किसी वेलोसिटी से, वेलोसिटी सेम होनी चाहिए ऑब्वियसली, ठीक है ना, और फिर यहां पर प्रोजेक्ट किया गया है इसको, यहां पे मैं बोल रहा हूं थीटा पे, और जो दूसरी वाली है उसको प्रोजेक्ट किया गया 90 माइनस थीटा पे। अब जो मैक्सिमम हाइट रीच्ड है, मान लो दूसरी वाली की जो मैक्सिमम हाइट है सपोज h, इसको बोल रहा हूं h एट 90 माइनस थीटा, और इसकी मैक्सिमम हाइट को मैं बोल रहा हूं h एट थीटा। जो टाइम ऑफ फ्लाइट है, तो इसकी वाली को टाइम ऑफ फ्लाइट को मैं बोल रहा हूं t एट 90 माइनस थीटा, और इसकी टाइम ऑफ फ्लाइट को मैं बोल रहा हूं t एट थीटा, ठीक है ना, और लेकिन दोनों प्रोजेक्ट सेम वेलोसिटी से किए गए थे u से, ठीक है ना। और रेंज की अगर मैं बात करूं तो इसके रेंज को मैं बोल रहा हूं, ठीक है ना, आई एम नेमिंग दिस रेंज, इसका जो रेंज है इसको मैं बोल रहा हूं r एट थीटा, और इसका रेंज है r एट 90 माइनस थीटा। तो ध्यान देने वाली बात है तीनों चीजें कि r एट थीटा अपॉन r एट 90 माइनस थीटा, इसकी वैल्यू तो क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है ना। h एट थीटा अपॉन h एट 90 माइनस थीटा, ये 1 नहीं होगा, ये होगा tan स्क्वायर थीटा, एंड t एट थीटा डिवाइडेड बाई t एट 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा tan थीटा। तो ये हम लोग को यहां पे इस डायग्राम से कंसर्न है हमारा, ये इसको हमको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है ना। तो ये वाली जो चीज है इसको हम लोग को यहां पे ध्यान रखना है, ठीक है। तो होपफुली यहां तक ये क्लियर है आप लोग को। दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, इन रिजल्ट्स को अगर आप याद रखोगे तो बहुत इजीली आप लोग सॉल्व कर पाओगे क्वेश्चंस को एग्जामिनेशन में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एक और रिजल्ट हम लोग समझने की कोशिश करते हैं यहां पे, ठीक है ना। तो जो नेक्स्ट रिजल्ट है यहां पे, जो हम लोग यहां पे समझने की कोशिश कर रहे हैं वो ये है, इसको समझना आप लोग बेसिकली कि सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन ये है, अच्छा इस क्वेश्चन पे हम लोग करें इससे पहले एक और चीज मैं आप लोगों को समझाना चाहूंगा, वो ये है कि T1 T2 जो है हमारे सामने, ठीक है ना, T1 इंटू T2 या T एट थीटा इंटू T एट 90 माइनस थीटा, अगर मैं लिखूं T एट थीटा इंटू T एट 90 माइनस थीटा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, T एट थीटा अपॉन T एट 90 माइनस थीटा। तो अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करें तो T एट थीटा हो जाएगा 2u साइन थीटा बाई जी, एंड T एट 90 माइनस थीटा होगी 2u कॉस थीटा बाई जी। यानी कि क्या लिखी हुई है, ये लिखी हुई है हमारे पास 4u स्क्वायर, और उसके बाद फिर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा
साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई जी स्क्वायर, ये चीज लिखी हुई है आपके सामने, ठीक है ना। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, एक 2 को इधर लेते जाओ, तो सेम थिंग कैन बी रिटन एज व्हाट कि एक 2 को अगर मैं अंदर घुसा दूं तो ये लिखा हुआ u स्क्वायर इंटू एक 2 अगर अंदर चला गया तो ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा, जिसको साइन 2 थीटा बोलोगे, बाई जी हो जाएगा, बाई जी स्क्वायर लिखा हुआ है। तो 2u स्क्वायर इंटू साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी स्क्वायर लिखा हुआ है। ऑल्सो रेंज जो होती है हमारी वो क्या हो जाती है, वो u स्क्वायर इंटू साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी होती है। अब अगर मैं रेंज को किससे मल्टीप्लाई करूं, तो अगर मैं रेंज को मल्टीप्लाई कर दूं इंटू 2 से और बाई जी से, तो ही ऊपर वाला रिजल्ट आ गया, ठीक है ना। ये जो रेंज है, मान लो मैं इसको इक्वेशन 2 लिख रहा हूं, इसको मैं इक्वेशन 2 लिख रहा हूं, और t1 इंटू t2 दैट इज t एट थीटा इंटू t एट 90 माइनस थीटा, अगर मैं इसको इक्वेशन 1 लिख रहा हूं, तो इक्वेशन 1 इंटू इक्वेशन 2 जो हमारे पास लिखा हुआ है, इक्वेशन 1 जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, तो इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 2 इंटू 2 बाई जी, क्योंकि इक्वेशन 2 में अगर आप ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 लग जाएगा, और नीचे g से मल्टीप्लाई करोगे तो जी स्क्वायर हो जाएगा। और इक्वेशन 2 हमारे पास क्या लिखी हुई है, r लिखी हुई है, और इक्वेशन 1 जो हमारे पास लिखा है t एट थीटा इंटू t एट 90 माइनस थीटा, तो द प्रोडक्ट ऑफ द टाइम ऑफ फ्लाइट्स एट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इट इज इक्वल टू, ये इक्वेशन 2 r लिखी हुई है, तो r इंटू 2 बाई जी, आप 2r बाई जी लिख सकते हो, एंड दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। तो रिजल्ट क्या है हमारे पास कि द रेशियो ऑफ, या ऐसे बोल सकते हो, द प्रोडक्ट ऑफ द टाइम ऑफ फ्लाइट्स एट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इज ट्वाइस ऑफ द रेंज डिवाइडेड बाय जी। इस बात को भी हम लोग यहां पे ध्यान हमें रखना चाहिए, ठीक है ना, कि द प्रोडक्ट ऑफ द टाइम ऑफ फ्लाइट्स एट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द रेंज बाय जी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो हमें पता होनी चाहिए वो ये है कि रेंज इज मैक्सिमम at 45 degrees at angle of launch theta is equal to 45 degrees। कैसे, इसको कैसे कर सकते हो, तो फॉर मैक्सिमा आप लोग क्या लिखोगे, फॉर मैक्सिमा dr बाई डी थीटा इक्वल टू हम 0 कर देंगे, ठीक है ना। और dr बाई डी थीटा इक्वल टू अगर हम 0 करते हैं तो रेंज का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, तो u स्क्वायर इंटू साइन 2 थीटा बाई जी, या आप ऐसे भी लिख सकते हो 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा, या u स्क्वायर साइन 2 थीटा ही लिख लो, बेटर है। तो u स्क्वायर इंटू साइन 2 थीटा बाई जी, तो dr बाई डी थीटा मस्ट बी इक्वल टू 0। अब इसका डिफरेंशिएशन करो तो u तो कांस्टेंट है ना, मतलब एक कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर आप फेंकते रहोगे तो किस एंगल पे मैक्सिमम रेंज आएगी वो पूछ रहा है, तो u g तो कांस्टेंट है, तो गायब हो गया। तो यानी डिफरेंशिएशन करना है d ऑफ साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई डी थीटा, और इसको इक्वल टू 0। साइन 2 थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा होता है, तो साइन 2 थीटा का हो जाएगा 2 कॉस 2 थीटा, तो 2 cos 2 थीटा को इक्वल टू 0 होना होगा, देयरफॉर cos 2 थीटा इक्वल टू 0, यानी कि 2 थीटा को 90 डिग्रीज होना होगा, क्योंकि 90 cos 90 क्या होती है, 0 होती है। तो देयरफॉर फ्रॉम ओवर हियर व्हाट वी कैन राइट, फ्रॉम ओवर हियर देयरफॉर 2 थीटा मस्ट बी इक्वल टू पाई बाई 2 दैट इज 90 डिग्रीज एज cos 90 is equal to 0, therefore theta is equal to 45 degrees. So range is maximum when the angle of projection theta, angle of launch is 45 degrees, and range is minimum when angle of launch is 90 degrees. Angle of projection is 90 degrees with respect to हॉरिजॉन्टल। तो जब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 90 डिग्रीज विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल होता है तो उस वक्त जो रेंज होती है वो मिनिमम हो जाती है, क्योंकि पार्टिकल सीधा ऊपर जाकर के सीधा नीचे आ जाता है। तो रेंज मैक्सिमम कब होता है, जब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना है 45 डिग्रीज है, और रेंज मिनिमम कब है, जबकि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो है वो 90 डिग्रीज है। लेकिन ध्यान रखना, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 डिग्रीज पे रेंज मैक्सिमम कब होता है, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल के लिए। अब अगर कोई जैवलिन थ्रो आकर के फेंकता है, ठीक है ना, तो उसके लिए जो रेंज होती है वो 45 डिग्री से थोड़े से कम एंगल पे मैक्सिमम होती है, क्योंकि पहले ही किसी हाइट से फेंक रहा। भाला आप जमीन पे सो के तो नहीं फेंकते हैं, दौड़ते हुए फेंकते हैं, तो पहले ही क्योंकि वो ग्राउंड से किसी हाइट से फेंक रहा है
तो फॉर अ जेवलिन थ्रोअर द रेंज विल बी मैक्सिमम इफ हिज एंगल इज स्लाइटली लेस देन 45 डिग्रीज। ओके, तो ये होता है रेंज के केस में। अब नेक्स्ट पॉइंट आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड व्हेन रेंज इज मैक्सिमम। ओके, तो मैक्सिमम हाइट अटेन्ड एट 45 डिग्रीज, अटेन्ड व्हेन रेंज इज मैक्सिमम। ओके, सो मैक्सिमम हाइट अटेन्ड व्हेन रेंज इज मैक्सिमम। पहली बात की मैक्सिमम रेंज होता कितना है, तो मैक्सिमम रेंज की वैल्यू क्या होगी अगर हम यहां पे कैलकुलेट करें, तो देयरफॉर आर मैक्स इज इक्वल टू, मैं क्या लिखूंगा, तो रेंज का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ठीक है ना, तो यू स्क्वायर साइन 2 इंटू 45 बाई जी, क्योंकि 45 डिग्रीज पे रेंज मैक्सिमम होती है, तो 2 इंटू थीटा की जगह 45 लिखूंगा, साइन 2 इंटू 45 साइन 90, तो यू स्क्वायर इंटू साइन 90 बाई जी, और साइन 91 होता है, देयरफॉर यू स्क्वायर बाई जी। तो मैक्सिमम रेंज जो होती है हमारे पास, उसका जो फॉर्मूला होता है इट इज यू स्क्वायर बाई जी। ओके, सो द मैक्सिमम रेंज इज यू स्क्वायर बाई जी। अब हमें यह पता लगाना है कि जब रेंज मैक्सिमम है उस वक्त मैक्सिमम हाइट कितनी है। तो मैक्सिमम हाइट अटेन्ड व्हेन रेंज इज मैक्सिमम, दैट इज व्हेन द पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट 45 डिग्रीज, व्हेन द पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट 45 डिग्रीज, ठीक है ना। तो जब पार्टिकल को 45 डिग्रीज पे प्रोजेक्ट किया जाता है तो उस वक्त जो रेंज होती है वो मैक्सिमम होती है, ये तो पता है हम लोगों को, ठीक है ना। किसी वैल्यू ऑफ u के लिए जब वो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 डिग्रीज होगा तो उस वक्त हमारी रेंज मैक्सिमम होगी। इस रेंज की वैल्यू उस वक्त कितनी होती है, दिस रेंज इज u स्क्वायर बाई जी। ये जो रेंज होती है, रेंज इज इक्वल टू मैक्सिमम रेंज होती है इस केस में। लेकिन इस केस में जो हमारे पास मैक्सिमम हाइट आती है उसकी वैल्यू क्या होती है, तो एच मैक्स वो कैलकुलेट करना है। तो एच मैक्स के लिए क्या लिखोगे आप लोग, एच मैक्स का जो फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, तो साइन स्क्वायर 45 बाई 2g लिखोगे आप लोग, तो इट इज यू स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर 45 1/2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2g लिखा ही हुआ इधर, सो इट इज यू स्क्वायर बाई 4g। यानी ये क्या लिखा हुआ हमारे पास, एच मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 4g, यानी कि आर मैक्स बाई 4। तो मैक्सिमम हाइट अटेन्ड व्हेन रेंज इज मैक्सिमम इज आर मैक्स बाई 4, ठीक है ना। Therefore maximum height attained in the case when the range is maximum, is R max by 4। तो मान लो बोलेगा कि the maximum range of a projectile is 100 meters, ठीक है ना। अच्छा ये ध्यान देना कि ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम हाइट नहीं है, ये वो मैक्सिमम हाइट है जो कि तब अपीयर हो रही है जबकि रेंज इज मैक्सिमम। अगर मैं आपको इसको क्वेश्चन के थ्रू समझाऊं एक, ठीक है ना, एक क्वेश्चन है, द मैक्सिमम डिस्टेंस टू विच, मैक्सिमम डिस्टेंस मतलब मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, तो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस टू विच अ javelin thrower can throw it is 100 meters, is 100 meters। ए में है determine the height to which the javelin rises in this case, तो determine the height to which the javelin rises in this case, ये A है, ठीक है ना, and B determine the maximum height to which he can throw the javelin, determine the maximum height to which he can throw the javelin। तो किस मैक्सिमम हाइट तक वो जैवलिन को फेंक पाएगा, इस बात को भी हम लोगों को डिटरमाइन करना है, ठीक है ना, कि टू व्हाट मैक्सिमम हाइट कैन ही थ्रो द जैवलिन। तो सबसे पहली बात है कि इस केस में जो वो फेंक पाएगा
ठीक है ना, वो अगर 100 मीटर दूर फेंक पाता है मैक्सिमम डिस्टेंस, तो इस केस में ऊपर कितना वो राइज हुआ होगा जो जैवलिन है, अभी हमने उसका रिजल्ट पढ़ा था कि 25 मीटर ऊपर राइज हुआ होगा, क्योंकि एच मैक्स इन केस ऑफ आर मैक्स इज आर मैक्स बाई 4। लेकिन एब्सोल्यूट एच मैक्स कितनी है? अगर मैं यहां पे एक चीज देखो, पिछले वाले में ही यहां पे रिलेशन अगर मैं यहां पे स्टेब्लिश करूं, तो एच मैक्स इन केस ऑफ आर मैक्स इज आर मैक्स बाई 4, but ratio of absolute H max, but ratio of absolute H max to R max is 1/2। क्यों? क्योंकि H max absolute जो है, H max absolute डिवाइडेड बाई R max अगर लिखूं तो H max absolute U square by 2G आया था। अभी हमने इस चीज को डिराइव किया था 2-3 पेजेस पहले, अगर आपको ध्यान हो तो। एच मैक्स एब्सोल्यूट जो आया था, मतलब एब्सोल्यूटली किस मैक्सिमम हाइट तक फेंक सकता है, तो इट वाज यू स्क्वायर बाई 2G, जबकि आर मैक्स एब्सोल्यूट जो है, या आर मैक्स जो हमारा आता है यू स्क्वायर बाई जी होता है, अभी डिराइव किया था, तो यहां से हमारा रिजल्ट आ गया 1/2। तो देयरफॉर अगर इसी रिजल्ट को हम इस क्वेश्चन में अप्लाई करें, तो इस केस में जबकि उसने 100 मीटर अगर वो आगे फेंक सकता है, तो उस वक्त कितनी ऊपर उठी होगी? 25 मीटर। लेकिन वो डायरेक्टली, मतलब देखो मैक्सिमम हाइट तक फेंकने के लिए उसको कहां फेंकना होगा? डायरेक्टली ऊपर, ठीक है ना। तो उस केस में बट द मैक्सिमम हाइट टू विच ही कैन थ्रो इज, बट द मैक्सिमम हाइट टू विच ही कैन थ्रो इज 100 meters, and this occurs when he throws it vertically upwards। तो जब वो वर्टिकली अपवर्ड्स फेंकता है, तब जाकर के मैक्सिमम हाइट अटेन होती है, ठीक है ना। इस वक्त रेंज 0 होगा अगर वो वर्टिकली ऊपर फेंकेगा, लेकिन इस वक्त ही मैक्सिमम हाइट अटेन होगी। तो मैक्सिमम हाइट टू विच ही कैन थ्रो इज, सॉरी नोट 100 मीटर्स, 50 मीटर्स। 100 मीटर तो रेंज है ना इसमें, 100 मीटर रेंज है, मैंने सोचा 200 मीटर मैंने दिया, बट 100 मीटर रेंज मैंने दिया है, तो इसीलिए मैक्सिमम हाइट जो फेंक सकता है वो 50 मीटर। तो इस बात को समझना, अगर मान लो 100 मीटर आगे फेंक सकता है, तो जब वो 100 मीटर आगे फेंका होगा, उस वक्त किस हाइट तक ऊपर उठी होगी? तो 25 मीटर तक। लेकिन उसको अगर ये बोला जाए, नहीं भाई तुझे रेंज से कोई मतलब नहीं, तो मैक्सिमम किस हाइट तक ऊपर फेंक पाएगा? तो उस वक्त तो कितना ऊपर फेंक पाएगा? 50 मीटर से फेंक पाएगा। इस बात को समझना आप लोग। तो होपफुली ये वाली जो एस्पेक्ट है इस क्वेश्चन के, ये क्लियर है आप लोगों को, ठीक है ना। तो अब हम लोग एक बात और यहां पे डिटरमाइन कर रहे हैं कि हम लोग रिलेशन एस्टेब्लिश कर रहे हैं एच मैक्स और आर के बीच में, कि एच मैक्स और आर के बीच में क्या रिलेशन होता है, इसको हमें एस्टेब्लिश करना है। तो इसको बहुत इजीली हम लोग एस्टेब्लिश कर सकते हैं, केवल फॉर्मूला लिख देते हैं अगर यहां पे, तो आर बाई एच अगर हम पता करें यहां पे, तो r की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे? r अपॉन एच मैक्स ऑब्वियसली। तो r की जगह पे लिखेंगे u स्क्वायर इंटू साइन 2 थीटा बाई जी, ठीक है ना। साइन, इसको ऐसे लिख सकते हो 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी, और h मैक्स को लिखेंगे u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g, ये चीज लिखेंगे। अब यहां g से g कैंसल आउट हो गया है, और एक साइन थीटा भी कैंसल आउट हो गई, u स्क्वायर कैंसल आउट हो गई है, और ये जो 2 है ये ऊपर चला जाएगा यहां से, तो ये 4 में बदल जाएगा। तो r बाई एच मैक्स जो आएगी हमारे पास, इट इज 4 कॉट थीटा। r बाई एच मैक्स जो है वो क्या है? 4 कॉट थीटा। तो देयरफॉर r इज इक्वल टू 4 एच मैक्स कॉट थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। इस बात को ध्यान रखना है, दिस रिलेशन इन बिटवीन r एंड एच मैक्स। तो r और h मैक्स के बीच का जो रिलेशन है, इट इज r इज इक्वल टू 4 एच मैक्स कॉट थीटा। r इज इक्वल टू 4 एच मैक्स कॉट थीटा। लेकिन अब अगर हम आगे यहां से प्रोसीड करें, ठीक है ना, तो r इज इक्वल टू 4 एच मैक्स कॉट थीटा तो है, लेकिन अगर मान लो ऐसे बोल देता है कि इफ r इज n टाइम्स ऑफ h मैक्स, इफ r इज n टाइम्स ऑफ h मैक्स, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अभी हम लोगों ने देखा था कि मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम रेंज वाले केस में r जो था वो h मैक्स के 4 गुना था। तो वैसे, लेकिन इन जनरल अगर पूछ देता है, मैक्सिमम रेंज वाला केस नहीं, इन जनरल अगर आपसे पूछ देता है कि इफ r इज n टाइम्स ऑफ h मैक्स, तो यहां पे r की जगह पे आप क्या लिखोगे?
n इंटू एच मैक्स, एंड n इंटू एच मैक्स इज इक्वल टू 4 एच मैक्स कॉट थीटा लिखेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो यानी एच मैक्स से एच मैक्स यहां कैंसिल आउट हो गया, तो देयरफॉर n बाई 4 इज इक्वल टू कॉट थीटा, ये ध्यान देने वाली बात है। तो n बाई 4 इक्वल टू कॉट थीटा हो गई, तो थीटा इज इक्वल टू क्या, या 4 बाई n कर दो तो टैन थीटा हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा एक्वेंटेड आप लोग टैन थीटा से हो, तो टैन थीटा के फॉर्म में लिख देता हूं। तो 4 बाई n इक्वल टू टैन थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू टैन इनवर्स ऑफ 4 बाई n हो जाएगा, ठीक है ना। तो फॉर द रेंज टू बी n टाइम्स ऑफ h max, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा मस्ट बी टैन इनवर्स ऑफ 4 बाई n। इस बात को ध्यान रखना, फॉर द रेंज टू बी n टाइम्स ऑफ h max, n टाइम्स ऑफ h max, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा जो होती है वो क्या हो जाती है, tan इनवर्स ऑफ 4 बाई n। आप देख सकते हो, अगर मैं थीटा की वैल्यू 45 डिग्रीज रख दूं और tan इनवर्स उधर लाऊंगा, तो tan 45 1 हो जाएगा, तो 1 इक्वल टू 4 बाई n, यानी n को इधर लाओगे n इक्वल टू 4 हो जाएगा। यानी ऑब्वियसली आप देख रहे हो 45 डिग्रीज पर n की वैल्यू 4 है, यानी जो रेंज है वो 4 टाइम्स ऑफ h max है, जो अभी हम लोगों ने पीछे प्रूव भी किया था इस चीज को, ठीक है। तो ये सारी थ्योरी थी हमारी प्रोजेक्टाइल मोशन, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल की। इसके बाद एक इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी की भी थ्योरी होती है, जो आगे पढ़ेंगे। पहले हम लोग इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। तो यहां पे जो हमारा पहला क्वेश्चन है, एट व्हाट एंगल शुड अ प्रोजेक्टाइल बी थ्रोन such that the horizontal range of the projectile will be half of its maximum value। अच्छा, half of its maximum value, इस क्वेश्चन से पहले एक क्वेश्चन जो मैंने आपको बोला था, दिखाया था और बोला था, उसके बाद इसको डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। वो ये क्वेश्चन था ग्रासहोपर वाला, जैसा कि क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बता दिया पहले। तो ये जो क्वेश्चन है, अ ग्रासहोपर कैन जंप अप टू अ हाइट h, एक ग्रासहोपर है जो कि h हाइट तक जंप कर सकता है। फाइंड द मैक्सिमम डिस्टेंस थ्रू विच इट कैन जंप अलोंग द हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, ठीक है ना। तो आपको पता है कि अगर वो मैक्सिमम हाइट h तक जा सकता है, तो आगे वो 2h तक जा सकता है। अगर वो मैक्सिमम हाइट h जा सकता है, तो आगे 2h जा सकता है, क्योंकि h max एब्सोल्यूट डिवाइडेड बाई r max का जो रेशियो होता है वो क्या होता था, 1/2। देयरफॉर r max जो होगी, r max इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ h max एब्सोल्यूट। तो इसके अंदर कुछ भी हमें अगर नहीं मेंशन होता है क्वेश्चन में, आप सोचोगे सर इसमें तो कुछ दिया ही नहीं है, बट रिजल्ट हमें याद रखना है कि r max इज ट्वाइस ऑफ h max एब्सोल्यूट। तो अगर वो ऊपर h कूद सकता है, तो आगे वो 2h तक जा सकता है, ठीक है। तो अब आइए इस क्वेश्चन में आते हैं, जिस क्वेश्चन को अभी हम लोग देख रहे थे यहां पे, ये एट वॉट एंगल शुड अ प्रोजेक्टाइल बी थ्रोन, जो क्वेश्चन है हमारे पास, एट वॉट एंगल शुड अ प्रोजेक्टाइल बी थ्रोन सच दैट द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। अब हॉरिजॉन्टल रेंज जो होती है प्रोजेक्टाइल की, उसको मैक्सिमम वैल्यू के हाफ होना है। तो सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि जो आर मैक्स होती है, इट इज यू स्क्वायर बाई जी। तो इन दिस क्वेश्चन, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में r इज इक्वल टू क्या है, r max बाई 2 है, सो इट इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2g। और r का जो जनरल फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर, या ऐसे लिख लो 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई g, जिसको यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई g भी बोलते हैं, इट इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2g होना चाहिए, ठीक है ना। या तो आप चाहो तो इसको जनरल फॉर्मूले में ज्यादा कंफर्टेबल हो तो उससे भी लिख लो, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी जो है उसको किसके बराबर होना होगा, यू स्क्वायर बाई 2g। तो यहां g से g कैंसिल आउट हो गया, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, यानी साइन 2 थीटा की जो वैल्यू है वो 1/2 है। इस बात को समझना। तो देयरफॉर साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1/2 आ रही है। होपफुली यहां तक क्लियर है आप लोगों को। तो साइन 2 थीटा क्योंकि 1/2 आ रही है, तो 2 थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1/2। इसको उधर ले जाओगे, साइन इनवर्स 1/2 कितनी होती है, 30 डिग्रीज। तो देयरफॉर 2 थीटा इज इक्वल टू हमारे पास 30 डिग्रीज हो गई, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 15 डिग्री आ गई। लेकिन इसका आंसर कभी जरूरी नहीं कि 15 ही दे आपको, क्वेश्चन में हो सकता है 75 भी दे दे,
75 भी दे दे, क्यों? क्योंकि जो रेंज 15 डिग्रीज पे आएगी वही रेंज तो 75 डिग्रीज पे भी आएगी ना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे रेंजेस सेम होती हैं। तो देयरफॉर आवर आंसर इज थीटा इज आइदर इक्वल टू 15 डिग्रीज और 75 डिग्रीज। जो आंसर इस क्वेश्चन का वो ये है कि थीटा की वैल्यू या तो 15 डिग्रीज बताओगे आप लोग या तो 75 डिग्रीज। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैट्समैन हिट्स अ बॉल एट एन एंगल 30 डिग्रीज विथ एन इनिशियल स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड, अज्यूमिंग दैट द बॉल ट्रेवल्स इन वर्टिकल प्लेन। वर्टिकल प्लेन मतलब यही जो प्लेन अब तक बना रहे हैं, ये जो हमारा डिजिटल बोर्ड का प्लेन है ये भी तो वर्टिकल प्लेन ही है ना, सीधा ऐसे खड़ा है ये। द टाइम एट विच द बॉल रीचेज द हाइएस्ट पॉइंट, ये सब तो सीधा फॉर्मूला है। द मैक्सिमम हाइट रीच द हॉरिजॉन्टल रेंज, द टाइम फॉर विच द बॉल इज इन एयर, मतलब यहाँ टाइम ऑफ फ्लाइट पूछ रहा है, टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम हाइट पूछ रहा है, मैक्सिमम हाइट रीच पूछ रहा है और हॉरिजॉन्टल रेंज पूछ रहा है। फॉर्मूले में डालो और आंसर निकालो। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज 2√3 टाइम्स इट्स मैक्सिमम हाइट, फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो क्या मैं डायरेक्ट रिजल्ट यूज कर लूं? कर लेते हैं डायरेक्ट रिजल्ट, बिल्कुल अब लिखने की जरूरत नहीं है। बोल रहा था हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज 2√3 टाइम्स ऑफ इट्स मैक्सिमम हाइट। तो इसका मतलब कि जो थीटा होती है इस केस में, इट इज tan इनवर्स ऑफ 4/n। ये रिजल्ट था ना यहां पे, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 4/n। अभी तो डिराइव कराया था आप लोग को, ये देखो रिजल्ट, अगर आप लोग को याद नहीं आ रहा तो ये देखो, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 4/n फॉर द रेंज टू बी n टाइम्स ऑफ h max। ठीक है ना, तो यहां पे हम थीटा की वैल्यू tan इनवर्स ऑफ 4/n लिखेंगे, तो थीटा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, और फिर क्या लिखोगे आप लोग, 2/√3। सो दिस इज आवर आंसर टू दिस क्वेश्चन। सो क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ 2/√3 आ जाएगा। मतलब आप समझना, tan थीटा की जो वैल्यू है ना, tan थीटा की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 2/√3। अगर आप इसको स्क्वायर करके ऐड करते हो तो 3 + 4 तो ये हो जाएगा √7। तो साइन थीटा जो हो जाएगी, आप साइन के भी फॉर्म में लिख सकते हो इसको फिर कॉस के भी फॉर्म में लिख सकते हो। इसमें थीटा साइन इनवर्स के फॉर्म में क्या आ जाएगा, तो साइन इनवर्स के फॉर्म में आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 2/√7। ठीक है ना, 2/√7। और कॉस इनवर्स के फॉर्म में भी लिख सकते हो, क्योंकि ऑप्शन एग्जाम में किसी के फॉर्म में दे सकता है, तो कॉस इनवर्स के फॉर्म में होगा √3/7। ठीक है ना, तो होपफुली ये वाला जो क्वेश्चन है क्लियर है आप लोगों को। तो इसका जो आंसर आएगा थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2/3 आएगा। ओके, ठीक है। तो अब देखिए ये जो क्वेश्चंस हैं, आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया, प्रोजेक्टाइल मोशन की पूरी बेसिक्स पढ़ी है और उसके ऊपर हम लोगों ने बेस्ड क्वेश्चन किए हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट क्लास में जो नेक्स्ट हमारा एपिसोड है उसके अंदर अब प्रोजेक्टाइल मोशन के हम लोग बढ़िया क्वेश्चंस करेंगे, ब्यूटीफुल क्वेश्चंस, और उसके बाद हम लोग आगे प्रोसीड होंगे डिफरेंट और इसके हेडिंग्स पे। ओके, सो आज अभी हम लोगों ने केवल एलिमेंट्री क्वेश्चंस किया है, क्योंकि बहुत से बच्चे जो मूव इन कर रहे होते हैं, बहुत से बच्चे जो प्रोजेक्टाइल मोशन के बेसिक्स को नहीं समझ पाते हैं, ये केवल प्रोजेक्टाइल मोशन के बेसिक्स को समझने के लिए था। ठीक है ना, बहुत ज्यादा लंबा लेक्चर बना दूंगा तो कोई फायदा नहीं है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके ब्यूटीफुल क्वेश्चंस उठाएंगे और इसके जो क्वेश्चंस है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसके एपिसोड के साथ जो एसोसिएटेड डीपीपी है, आप चाहो तो नेक्स्ट एपिसोड के बाद उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। अब सिलेक्शन होंगे ताबड़तोड़, क्योंकि नीट काका जी लाया है फिजिक्स महातोड़।